नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है कि रविवार का ये कार्यक्रम हमारा एक विशेष फैकल्टी मेंबर के साथ होता है। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा वैद्यों द्वारा वैद्यों के लिए आयोजित एक संभाषा है, जिसका प्रसारण आयुष दर्पण पर निरंतर रूप से किया जा रहा है। लगभग 4 माह से हम विभिन्न विशेषज्ञों को इसमें लेके आते हैं और हमारी ये संभाषा काफ़ी सक्सेसफुल चल रही है। जिसका उदाहरण हमारी ज़ूम मीटिंग है। अभी तमाम सारे लोग वेट कर रहे हैं, मैं अभी उनको अलाउ करूँगा क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं, हम 100 से ज़्यादा लोगों को जॉइन नहीं करा सकते। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को फेसबुक पर देखें। फेसबुक पेज का एड्रेस है, जो लिंक है वो http://facebook.com आयुष दर्पण जर्नल info/ वहां पर आपको ये संभाषा लाइव है और तकरीबन संभाषा आपको यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध होगी कुछ देर के बाद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी जो है वो इसके लिंक को खूब शेयर करें। और मैं अब डॉक्टर कामिनी धीमान मैडम जो हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से जुड़ती हैं, मैडम का सब्जेक्ट है इनफर्टिलिटी इन आयुर्वेदा। आज के इस सेशन को मॉडरेट करेंगे हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी, जो लगातार निरंतर संभाषा को चलाते हैं। मैं उनको भी इसका होस्ट बनाता हूं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर कामिनी मैडम को इसका को होस्ट बना दूं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पावर की दिक्कत हुई है। मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं मोबाइल से हूँ। मैं जस्ट आई एम सर्चिंग डॉक्टर कामिनी मैडम को। मैं डॉक्टर मैंने उनको आपको को होस्ट बना दिया है और मैं वैद्य अरविंद पाठक जी आपको मैंने होस्ट बना दिया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप इस संभाषा का सुचारू रूप से आप इसको चलाएं। भगवान धन्वंतरी की वंदना मैं कर देता हूं आज। यो विश्वम विदधातु उपातु सततम संवारेत त्यंजसाम सृष्टाम दिव्य महौषधिश्च विविधान दूरी करुत्य मामयान विभ्राणो जलिनाम चकास्ति भुवनम पीयूषम पूर्णम घटम तम धन्वंतरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे। नमामि धन्वंतरि वाददेवं सुरासुरै वन्दितपादपद्मं लोके जरा रोग भय मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधिनामम्। तो आज की संभाषा का प्रारंभ वैद्य अरविंद पाठक जी आप प्रोफेसर कामिनी धीमान जी का स्वागत करते हुए करेंगे। और आज का चूंकि आप जानते हैं कि हमारा सेशन इंटरैक्टिव सेशन है, तो जो लोग यहाँ जूम पर नहीं जुड़ पाएंगे, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो फेसबुक पेज पर इसको अपने कमेंट जरूर लिखें। एक अनुरोध और करता हूँ, हमारे साथ क्लिनिकल आयुर्वेदा संभाषा को लगभग 250 लोगों ने आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ज्वाइन किया है। मैंने उनको नोटिफिकेशन दिया है कि आज 8 बजे हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर कामिनी धीमान है। तो आप वहां से अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ऐप से, तो आप फेसबुक लिंक पर आप जरूर आयुष दर्पण के इस लेक्चर को देखें। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आयुष दर्पण के जो डिजिटल ऐप है इसको अधिक से अधिक डाउनलोड करें और इस लेक्चर को आपके सोशल मीडिया वॉल पर अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वैद्य अरविंद पाठक जी। नाउ अब आप स्टार्ट करें। जी प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। मैं वैद्य कामिनी मैडम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि मैडम जी आप आई हैं, तो बहुत हमें खुशी हो रहा है आप आई हैं तो। और आपका एक बहुत अच्छा गुण मैंने ये देखा है कि आपको थोड़ा भी अहंकार नहीं है। आप हमारे सुबह सेशन में भी आती हैं तो इतना अच्छा से आप श्लोक भी बोलती है, उसका अर्थ भी बताती हैं। आप ऋतु संधि पे कुछ बोलने वाली थी, उसका हमारा रह गया। आज आपको मिस कर रहे थे, तो आप बोलिएगा अभी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी, इसीलिए मैंने रोक दिया, वो 3रा अध्याय करके रोक दिया, मैंने 4था अध्याय नहीं किया क्योंकि कल आप ही शुरू करिएगा। ठीक है। तो मैडम जी आप अपना शुरू कर दीजिए व्याख्यान, उसके बाद में हम लोग इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे। जी मैडम जी। हाँ जी, सबको स्टार्ट कर दीजिए मैडम जी। हाँ जी बिल्कुल, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो नवीन जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें संभाषा में शामिल करने के लिए। अरविंद पाठक जी आपको भी नमस्कार। वंदना पाठक जी और आपके संभाषा के जो भी पार्टिसिपेंट्स है मैक्सिमम को मैं जानती हूँ क्योंकि सुनती हूँ उनको। तो अनीता वशिष्ठ जी भी है, उनको भी नमस्कार मेरा। अरविंद सक्सेना जी उनको नमस्कार। डॉक्टर चांद शर्मा, इन सबको मैं जानती हूँ, सुनती हूँ, सबके नाम जानती हूँ।
देखा नहीं है, लेकिन आवाज से मैं पहचान सकती हूँ, दीप्ति जी को भी पहचान सकती हूँ, सबकी आवाज जानती हूँ। तो सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसे कि ये वैद्यों के लिए संभाषा है, तो सब लोग जानते हैं कि ये टॉपिक जो है इनफर्टिलिटी वो क्या है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बोलने के लिए बोला है, आग्रह किया है कि कुछ आप इसमें बोलेंगे, उसके बाद हम इसको संभाषा शुरू करते हैं, ठीक है। तो जहां तक इतने सालों से हम लोग इसको देखते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसमें, तो मैंने विलेजेस में भी काम किया है और सिटी में काम किया है, अब मेट्रो सिटी दिल्ली में काम कर रही हूँ। तो हर जगह देखा है कि लेवल ऑफ फैसिलिटी डिफरेंट रहता है, पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट रहती है, और हमारी अप्रोच जो है ट्रीटमेंट अप्रोच, उसमें भी चेंजेस आते हैं कि हम अपनी पास जो भी जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जहां पर हैं वहां कितनी स्ट्रेंथ है, क्या फैसिलिटीज आपके पास है, और वीकनेस मतलब क्या नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, यू कैन मॉडिफाई योर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अभी इसमें जहां तक मुझे पता है कि स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा सा बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है, इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेकर पेशेंट आते हैं, तो सो मेनी टाइम्स क्या रहता है कि पेशेंट अकेली आई है आपके पास, या अपनी फ्रेंड को लेके आई है, या देवरानी या जेठानी को लेकर आई है। तो फर्स्ट विजिट में यू हैव टू गिव ओनली दीपन पाचन, और उसको ये बताइए कि आप अपने साथ अपने हस्बैंड को लेके आइए, ठीक है। और इनफर्टिलिटी इज नॉट एन इंडिविजुअल, जैसे कि एक इंडिविजुअल का डिजीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कपल का डिजीज है, और कपल की व्याधि होने की वजह से इसको हम कपल क्या, मैं तो इसको बोलती हूँ कि एक फैमिली से रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि एक स्त्री नहीं, उसके साथ उसका पति, उसका परिवार, उसका समाज सब जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमने चिकित्सा करनी है, तो अगर आप पेशेंट को बेनिफिट दे रहे हो तो आप सबको बेनिफिट दे रहे हो, एक पूरा परिवार की खुशी जो है आपके इस डिजीज के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो कभी भी अकेले स्त्री की चिकित्सा नहीं करनी है, उसको बुलाइए कि आप अपने पति को लेकर आइए, हस्बैंड को लेकर आना है, एंड डू काउंसलिंग ऑफ बोथ ऑफ देम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है कि काउंसलिंग करना है। और दूसरा कि लोकेट द कॉजेटिव फैक्टर। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक अवयव की व्याधि है, आपने एक चीज ढूंढ ली तो चिकित्सा हो गई, ऐसा नहीं रहता है। इसमें बहुत सारे मल्टी सिस्टम जो है जुड़े रहते हैं। अगर हम आयुर्वेद की उसमें देखें तो सारे स्रोतस, हालांकि आर्तो उपधातु है रस की, लेकिन रस से लेके शुक्र तक सप्त धातु इसमें जुड़ी हैं। तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्रोतस की दृष्टि है, और उस स्रोतस के हिसाब से हमने चिकित्सा करनी है। तो डिटेल्ड हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की हमें लेनी पड़ती है। डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद पुरुषम वीक्षक के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है हम लोग डिसाइड करेंगे उसमें कि अब हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। और बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जुड़े हैं साथ में। मानसिक सौमनस्य गर्भधारणा नाम, मन उसका खुश है तभी स्त्री जो है गर्भ को धारण करती है। तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके फैमिली की सराउंडिंग्स क्या है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, डिटेल हिस्ट्री लेकर पूछना है। एंड प्रॉस एंड कॉन्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसमें ये आता है एज फैक्टर। कम एज की आपके पास फीमेल आई है, जैसे कि 20-25 साल की फीमेल आई है, तो आपकी स्ट्रेंथ में जाता है कि आप बहुत जल्दी उसको लाभ दे पाएंगे। अगर 35 प्लस में आई है तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। प्रायोरिटीज, इन्वेस्टिगेशंस, कौन सा पहले कराना है, कौन सा ट्रीटमेंट पहले देना है, वो उस हिसाब से आप सोचेंगे कि हमें कैसे इसको जाना है इस तरफ के। तो एज से मतलब हिस्ट्री से मैं ले रही हूँ कि सबसे पहले पेशेंट आइए आप उसको एज पूछेंगे, ठीक है। तो एज को लीजिए, कम एज तो आप इस तरफ रख दीजिए, ज्यादा एज है तो दूसरी तरफ। देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ऑफ द हस्बैंड, ऑक्यूपेशन ऑफ द फीमेल, फिर से हम डिवीजन करेंगे कि हमें किस तरफ सोचना है।
डिजीज कहाँ से शुरू हो रही है, उसका उद्भव स्थान कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ऋतु, क्षेत्र, अंबुबीज आप सब जानते हैं कि एक गर्भधारणा के लिए क्या जरूरी है, आप सब जानते हैं। तो आपको ये भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, जो मतलब कि यू हैव टू गिव टाइम टू योर पेशेंट। मैं भी ऐसे करती हूँ कि पेशेंट आई है, फर्स्ट विजिट में उसको बोला कि सेकेंड टाइम अपने हस्बैंड को लेके आइए, दोनों को बिठाना है, दोनों को समझाना है कि एक गर्भधारण के लिए एग्जाम्पल जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से दिया है कि एक अंकुर जो है, बीज अगर आप लगाते हो तो क्या क्या जरूरी है। तो मैं भी उन सबको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे आपको भी एक्सप्लेन करना है कि दोनों का बीज सही होना चाहिए, ट्यूब खुली होनी चाहिए, यूट्रस सही होना चाहिए, आपका डाइट लाइफस्टाइल सही होना चाहिए, मानसिक जो आपका जो भाव है वो सही होना चाहिए, तो ही गर्भधारणा होगी। तो आपको इस बारे में हर एक के लिए सोचना है एंड यू कैन गिव द जस्टिफिकेशन कि हम इसमें ये इन्वेस्टिगेशंस क्यों करा रहे हैं, क्यों ये चेकअप कराया जा रहा है, वो भी हम पेशेंट को बताते हैं। और आयुर्वेद में अगर हम देख रहे हैं कि बोला है कि स्त्री को कोई भी व्याधि होती है तो वायु के बिना नहीं होती, नहीं वातादृतयोनि नारीणाम संप्रदूष्यति। तो वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और उस वायु ने कौन से दोष को अपने साथ लिया है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एज, ऑक्यूपेशन, उसके बाद उसकी जनरल हिस्ट्री, कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। एसोसिएटेड प्रॉब्लम अगर उसको है तो वहीं से आपको पता चलता है कि साथ में कौन सा स्रोतस जो इन्वॉल्व इसमें हो रहा है, और फिर उस तरफ हम लोग चलेंगे कि हाँ ये सिम्टम्स इसमें मिल रहे हैं तो हमें इस तरफ जाना है। तो जैसे आपकी संभाषा में अनीता वशिष्ठ जी बहुत अच्छे से केस हिस्ट्री लेती हैं, मैंने बहुत बार उनको सुना है कि वेरी नाइसली शी इज टेकिंग द केस हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट। तो उसी हिसाब से आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत लोगों में की है, तो उसी तरह से आपने जाना है कि डिटेल्ड केस हिस्ट्री आप पेशेंट की लेंगे, पूछेंगे, एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है वो उसके पूछेंगे, उसके हिसाब से हम लोकेट करेंगे कि कौन सा स्रोतस जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। फिर पास्ट हिस्ट्री, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि इस पेशेंट में ट्यूबल ब्लॉकेज, या तो पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आई हैं कि उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो हम फिर पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे कि कहीं उसने डीएनसी तो नहीं कराई, यानी कि पास्ट हिस्ट्री का रिलेशन भी इस डिसीज के साथ हो सकता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी हमें उससे पूछना है। जो हम स्टूडेंट्स को हमेशा ये सारी बातें बताते हैं, तो ये मैं पूरा फिर से रिवाइज करा रही हूँ, जो भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, कि पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट प्रॉब्लम, स्रोतदृष्टि, ये सारा देखने के बाद वी हैव टू रीलोकेट कि कहाँ पर दुष्टि है, कौन सा योनि व्यापक जो है आपको लग रहा है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम पेशेंट बता रही है। देन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि पेशेंट में ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी एक होता है अंतपुष्प, एक है बहिपुष्प। ओव्यूलेशन होना इज अंतपुष्प, मेंस्ट्रुअल साइकिल विजिबल होना दैट इज बहिपुष्प। तो बहिपुष्प इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ अंतपुष्प। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, उसको जल्दी पीरियड आ रहे हैं, डिलेड पीरियड आ रहे हैं, हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, पेन उसमें हो रही है, एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आपको पता चलता है कि कहीं उसको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। हमें फिर उस तरफ जाना है। ठीक है, और साथ में कुछ और उसको, जैसे पेन एब्डोमेन है, वाइट डिस्चार्ज है, बैक पेन है, कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, प्री मेंस्ट्रुअल उसको पेन है, मिड मेंस्ट्रुअल पेन है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल पेन है, तो ये सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो, उससे भी हमें आइडिया लगता है कि हमें किस तरफ जाना है, कहाँ सोचना है। ठीक है, और कॉमन सा जो हमेशा मैं रेफरेंस बताती हूँ कि योनि प्रदोषात मनसोभितापा शुक्राश्रु आहार विहार दोषात अकाल योगात बल संशयाच गर्भम चिराग विंदती। यानी उसका आहार विहार जो है वो भी हम पेशेंट का पूछते हैं प्रॉपर कि क्या उसकी डाइट, क्या उसकी लाइफस्टाइल है। आजकल का जो लाइफस्टाइल हमें मिल रहा है कि पेशेंट्स जो है वो बाहर का खाना मेट्रो सिटीज में हमें ज्यादा मिलता है। गांव में जब अगर ये
गांव में ज्यादातर इनफर्टिलिटी के केसेस थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम देखे हैं मैंने, तो वहां पर ये जो है वो पॉजिटिव फैक्टर जो डाइटरी वाला जो है वो कम मिलता है। ठीक है, सिटीज में अगर हम जाते हैं तो लेट नाइट जागना है, दिन में सोना है, समटाइम्स फास्ट फूड लेना है, तो ये सारा डाइटरी फैक्टर्स भी हम लोग जो है कंसिडरेशन में लेते हैं। अगर वो जॉब करती है तो जॉब में कोई उसको स्ट्रेस फैक्टर है कि नहीं है, वो सारी हिस्ट्री लेने के बाद वी प्रोसीड टू द इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ब्लड वगैरह, लेकिन सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन इनफर्टिलिटी में जो किया जाता है दैट इज अ सीमेन एनालिसिस। कि हस्बैंड की रिपोर्ट एक ही होती है, वो हम पेशेंट को समझाते हैं। बहुत बार होता है कि हस्बैंड रेडी नहीं होते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप ट्रीटमेंट करें तो कपल को बुलाइए, कपल में उसको बोलिए कि हस्बैंड को साथ में लेके आना है, फिर हस्बैंड की हिस्ट्री लेना है और उसकी काउंसलिंग करके उसको आपको रेडी करना है फॉर इन्वेस्टिगेशंस। एक ही इन्वेस्टिगेशन उसका होना है, ऐसा ना हो कि आप फीमेल की ट्रीटमेंट करते रहें और उधर मेल फैक्टर इन्वॉल्व हो। तो सबसे पहला जो है वो मेल फैक्टर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशंस इज मस्ट, वो उसको एक्सप्लेन करके हम लोग कराते हैं। देन फिर आप फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाइए, और उसमें भी सबसे पहला जो है वो ट्यूबल फैक्टर जो है वो चेक करना जरूरी है, क्योंकि ओव्यूलेशन आप चेक करवा रहे हो, उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, ओवम ठीक बन रहा है, बट लेकिन अगर ट्यूबल ब्लॉकेज ही होगा तो ओव्यूलेशन का जो आपने 2 महीने लगा के ट्रीटमेंट किया वो उसका ड्यूरेशन जो पेशेंट का गया, तो वो एंजाइटी में फिर से आ जाएगी पेशेंट। तो बेसिक सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो होता है, सीमेन एनालिसिस ऑफ द हस्बैंड एंड ट्यूबल फैक्टर यानी HSG जो है वो हम लोग कराते हैं, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी ऑफ द फीमेल, वो बेसिक है। और उससे पहले पोस्ट मेंस्ट्रुअल अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो नॉर्मल वो करवाई जाती है। फिर बाद में 1 बाय 1 जो है आप उसका फॉलिकुलर स्टडी जो है TVS वगैरह कराएंगे। फॉलिकुलर स्टडी से हमें आइडिया लगता है कि फॉलिकल बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या रप्चर में प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो करते हैं, और जो फैक्टर इन्वॉल्व है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो सब आप लोग ट्रीटमेंट डिस्कस रोज करते हैं, मैं सुनती भी हूँ कि आप लोगों ने ट्यूबल फैक्टर वाला भी डिस्कस किया, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। संभाषा में अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से वी विल डिस्कस। बट ओव्यूलेशन में जो बहुत बेसिक योग जो मैंने इस पे रिसर्च भी करवाया है और हमने इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, दैट इज ऑफ नागकेसर एंड त्रिकटु। इसमें मैंने रिसर्च करवाया कि और चक्रदत्त का योग है कि नागकेसर आप लीजिए, उसमें त्रिकटु मिलाइए, पेशेंट को पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में देना है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सबसे पहला ये रहता है कि थ्रू आउट द मंथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं चलता है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल अलग ट्रीटमेंट देते हैं हम, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, ओव्यूलेशन के बाद हम थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देते हैं, और जैसे ही उसको ऐसे लगता है कि शी हैज कंसीव्ड तो ट्रीटमेंट आपका फिर चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थ्रू आउट द मंथ कभी भी एक जैसा ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं देना है। तो नागकेसर त्रिकटु भी हम लोग देते हैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए देना है, या 8 दिन के लिए, या अप टू दी ओव्यूलेशन। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो इसको हम बंद करा देते हैं। ठीक है। और सेकेंड थिंग जो मैंने यूज किया है वो मैंने आपके डिस्कशन में नहीं सुना कि लक्ष्मणा जो है उसको मैं किसी भी रूप में यूज करती हूँ। चाहे लक्ष्मणा अरिष्ट दीजिए, लक्ष्मणा से घृत सिद्ध करके उसका नस्य दे दो पेशेंट को, लक्ष्मणा का क्षीरपाक दे दीजिए, और एक आता है लक्ष्मणा लौह। लक्ष्मणा को किसी भी रूप में अगर आप देते हैं, आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट दे दी है पेशेंट को, ओव्यूलेशन के लिए नहीं फायदा होता है, तो लक्ष्मणा का यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लक्ष्मणा का यूज करने से। एक फर्स्ट चॉइस मेरा नागकेसर त्रिकटु रहता है, उससे नहीं मिला बाय चांस तो हम लक्ष्मणा को किसी भी रूप में जो है आप पेशेंट को यूज करिए, इट विल गिव मार्वेलस रिजल्ट। थर्ड चीज आती अपराजिता, श्वेत अपराजिता जो है, गिरिकर्ण, ये सारे रेफरेंस में शास्त्रोक्त बता रही हूँ और हमने इस पे रिसर्च करके यूज किया है, पेशेंट में
बेनिफिट मिला है, इसीलिए मैं कोट कर रही हूँ आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स जो रूटीन में हम लोग दे सकते हैं और बहुत इजी है। तो अपराजिता जो उसको श्वेत गिरीकर्णिका भी बोलते हैं, तो उसका जो यूज है वो बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट देता है एनोवुलेटरी साइकिल में। और ओव्यूलेशन में ज्यादातर क्या रहता है, सो मेनी टाइम्स कफावृत वात हो जाता है, लेकिन जहां पित्त की इन्वॉल्वमेंट हुई है, पित्त की वजह से या पित्त दुष्टि की वजह से या पित्त अवरुद्ध होने की वजह से दिक्कत होती है, वहां फिर हम अपराजिता का यूज करते हैं। तो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वॉल्व दोष वी डिसाइड द ट्रीटमेंट कि हमें क्या देना है। तो वहां मैं अपराजिता का यूज करती हूँ। और अपराजिता का जो सिनोनिम है वो ही जो है बताया है कि वंध्यत्व में यूज होता है। स्पेसिफिकली अपराजिता को मेल इनफर्टिलिटी में भी यूज करते हैं, फीमेल में भी यूज करते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रेस टेंशन को दूर करके और एफ्रोडिसियाक भी है, और स्पेसिफिकली जो है रक्त धातु के साथ पित्त के ऊपर काम करके, तो एनोवुलेटरी जो अगर हुआ है रक्त दुष्टि या पित्त दुष्टि की वजह से, उसमें जो है अपराजिता का जो है योग हम दे सकते हैं। चाहे किसी भी रूप में आप दे दो, श्वरस के रूप में दे दो, चूर्ण के रूप में दे दो, ऐसे दे सकते हैं। और बाकी कॉमन तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के, कि कभी ओवेरियन सिस्ट है या हेमरेजिक सिस्ट बना है या पीसीओडी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपको डिसाइड करना है कि हमें इसमें शोधन पे जाना है, शमन पे जाना है, मुझे इस पेशेंट में कफ लग रहा है तो भी वमन पे जाइए। ये सब आप लोग जानते हो कि हमें वमन करना है, विरेचन करना है। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि वमन अगर आप पेशेंट को नहीं करा सकते हो तो कुंजल क्रिया जो है वो भी बेनिफिशियल रहती है इन पेशेंट्स में। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपके पास विरेचन का सेटअप नहीं है, विरेचन प्रॉपर जो हम शास्त्रोक्त विरेचन जो कराते हैं हॉस्पिटल में, जैसे हमारा बड़ा हॉस्पिटल है तो वहां हम लोग एडमिट करके करते हैं, बट आपके पास छोटी डिस्पेंसरी एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल कि मुझे विरेचन कराना है पेशेंट को, तो आप नित्य विरेचन भी करा सकते हो, पेशेंट को सद्य विरेचन भी करा सकते हो, ऐसा छोटे प्रोसीजर्स भी करा सकते हो। लाइकवाइज जहां हम लोग उत्तरवस्ती देते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज में, वो फैसिलिटी आपके पास नहीं है, ओटी में देनी पड़ती है हमें उत्तरवस्ती, और वो फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि हम यहाँ उत्तरवस्ती नहीं दे पाएंगे, तो वहां आप यूनिपिचू जो है पेशेंट को 7 डेज या 10 डेज के लिए यूज कर सकते हो, और उसका भी आपको बेनिफिट जो आपके पेशेंट में मिल सकता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बता दिए। बाकी मुझे लगता है कि डिस्कशन जो है अगर होता है तो दैट विल बी मच बेटर। जनरली मैं हमेशा अपने केसेस बताती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि हाँ, अपने केसेस बताने की बजाय आप लोगों के केसेस अगर कुछ है तो मुझे ज्यादा ठीक लगेगा कि उस पर हम लोग डिस्कशन करें। तो आई थिंक इतना ही बताना था मुझे। जी डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैडम जी, आप इनको वोट ऑफ थैंक्स बोल दीजिए, फिर ये हमारी फैमिली मेंबर बन के आएंगी। अब तो ये गेस्ट बन के आई है ना, तो आप इनको थैंक्स बोल दीजिए प्लीज, फिर ये फैमिली मेंबर बन के आएंगी तो हम डिस्कशन करेंगे। मन से मैं आप लोगों की फैमिली मेंबर बहुत पहले से बन चुकी हूँ, लेकिन बट अभी आप पर्सनली मैंने मेहमान आप है लोगों को देखा नहीं है किसी को भी। जी, आज आप मेहमान है इसलिए। डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर अनीता मैडम जी, एक मिनट रुक जाइए। हेलो सर, हेलो सर। हाँ, आज ये मेहमान के रूप में अभी आई हैं तो इनका स्वागत कर दीजिए, वोट ऑफ थैंक्स बोल दीजिए, फिर ये फैमिली मेंबर बन के डिस्कशन शुरू करेंगी। हाँ, मैडम कामिनी धीमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी संभाषा में। मैंने आपको नमस्कार। मैंने सबसे पहले आपको नमस्कार किया। नमस्कार अनीता वशिष्ठ जी, मैडम दीप्ति जी, अरविंद सक्सेना जी, डॉक्टर चांद शर्मा जी, सबको मैं जानती हूँ, सबको मैंने सबसे पहले नमस्कार किया है। बहुत बहुत थैंक यू मैम इसके लिए। और आज आप हमारी संभाषा में एज ए गेस्ट आई, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सब लोग संभाषा से जुड़े लोग जानते हैं, मैडम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में स्त्री और प्रसूति तंत्र विभाग में HOD हैं, और इनके बोलने के तरीके से आपको लगा होगा मैडम कितनी शांत अनुभव है, कि अनुभव ही बोल रहा है मैडम का। और आज मैम ने जो लक्ष्मण अरिष्ट और लक्ष्मण का बताया, वो वाकई एक हमारे लिए मैम शायद नया कॉन्सेप्ट था। मेरा प्रश्न मैम रहेगा, आप वो नोट कर लीजिए, नाग केसर और त्रिकटु की मात्रा आप बाद में बता दीजिएगा।
और हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी संभाषा का भाग बनी। और मैं आपसे मैम मिली हूँ, मतलब मैंने आपको पर्सनली देखा है, AIM में एक बार मेरा पेपर प्रेजेंटेशन था, बट वो काफी टाइम हो गया उस बात को, तो हमें ऐसे याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शायद आप मुझे जान गए ज्यादा। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके मैम दोबारा से तहे दिल से। और आपने जो जितनी भी बातें बताई, आज का जो एक अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया कि द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी सीमन एनालिसिस, वो बिल्कुल आज आपने रिवर्स कर दिया। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई कपल आता है तो हमेशा स्त्री को ही माना जाता है कि पहली चिकित्सा जो है वो स्त्री को दी जानी चाहिए, ज्यादातर आपने भी यही देखा होगा। लेकिन आज आपने जो ये बात बोली कि पहले सीमेन एनालिसिस कराएं, वो बहुत ही अच्छा सपोर्टिव बात। एंड सेकंड थिंग, ट्यूबल ब्लॉकेज वाला, वो भी बहुत आपने अच्छे से समझाया। अंतःपुष बहिर्पुष, बहुत मतलब आपके जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही क्लियर हैं, और अभी हमारे जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको क्लियर करेंगी, और आप रोज हमारी संभाषा में हमारे साथ जुड़ेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। और मैम आप ऐसे ही मैंने पिन किया स्पॉटलाइट, तो ऐसे ही रहेंगी, हम संभाषा ऐसे ही करें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो ऐसे ही रहना चाहती है कि वैसे ही रहना चाहती है? जैसे आप कहें। ऐसे रहिए, हम लोग चाह रहे हैं ऐसे रहिए। और डॉक्टर दीप्ति जी पहला प्रश्न पूछिए मैडम जी से। डॉक्टर दीप्ति जी, थाने की डॉक्टर जी, डॉक्टर दीप्ति जी आप सुन पा रही हैं क्या? शायद आवाज नहीं जा रहा है, वहां पे तूफान आया है। सर मेरे प्रश्न का जवाब दे दें पहले मैम। हाँ जी बिल्कुल। नागकेशर जो है हम लोग 2 ग्राम लेते हैं, और त्रिकटु जो है 125 या 250 मिलीग्राम अकॉर्डिंग टू प्रकृति। अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट है तो हम थोड़ा सा कम मिलाते हैं, और कफ वाला है तो थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं। और इसको बिफोर मील देना है घृत के साथ, घृत और मधु मिला के खाना खाने से पहले देते हैं, और बहुत अच्छा योग है। एक ही टाइम की डोज होती है, प्रतिदिन एक ही समय दिया जाएगा? सुबह 2 समय देते हैं, 2 टाइम बिफोर मील, सुबह शाम। ओके जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुबह शाम देते हैं हम लोग, 2 टाइम देते हैं। मैम फलघृत के साथ दे सकते हैं? हाँ, मैंने इसीलिए आपको बोला कि फलघृत हम शुरुआत में नहीं शुरू करते एकदम से। जो पेशेंट जो आती हैं आपके पास इनफर्टिलिटी की आई हैं, तो वैसे वो व्याधि है, ठीक है, उसमें दोष प्रकोप ऑलरेडी हुआ पड़ा है, और वहां आपको सबसे पहले दीपन पाचन करना है, श्रोतरोध दूर कर। एक मिनट अनम्यूट करिए कृपया। हाँ, यहाँ पर बहुत बार हम लोगों से क्या गलती होती है कि पेशेंट आते ही फलघृत शुरू कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले आप उसको अच्छे से दीपन पाचन करिए, श्रोतरोध दूर करिए, फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं। और फलघृत भी देना है तो उसको भी हम थोड़ा सा त्रिकटु मिला के देते हैं, डायरेक्टली फलघृत हम लोग नहीं देते हैं। अगर वैसे भी देना है तो पोस्ट ओव्युलेटरी पीरियड में मैं फलघृत एडवाइस करती हूँ। प्री ओव्युलेटरी में हम लोग नागेश्वर त्रिकटु देंगे, और पोस्ट ओव्युलेटरी में आप फलघृत दीजिए, ऐसा कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। जी नहीं मैम, मैं आपने जो बोला ना नागकेसर और त्रिकटु में घृत और मधु के साथ देना, तो वहां पे मेरा ऑप्शन पूछने का था कि वहां फलघृत से नहीं दे, सिंपल घृत, गोघृत और मधु। हाँ, गोघृत में मिला के आप दे दीजिए। ठीक है मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर दीप्ति जी आप चेक करिए, आप अनम्यूट हो पा रही हैं? हाँ हाँ हो रहा है सर जी। प्रणाम मैडम। हेलो जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी ड्यू टू हीमोरेजिक सिस्ट, पेशेंट का एज है 24, पेशेंट पित्त कफ प्रकृति की है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 20-18 इतने कम डेज का है, और हेवी मेंसेस उनको होता है और ज्यादा पेनफुल भी रहता है। उनको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट विथ हीमोरेजिक सिस्ट एक ओवरी को था, दोनों मिला के 7 सेंटीमीटर इतना बड़ा साइज था। तो उनको मैडम हमने ना थोड़ा शोधन करके चंदन बला लाक्षादि का मात्रा बस्ती शुरू किया था, कुछ रक्तपाचक अभिपित्तिकर ऐसी चीजें चालू की थी, कांचनार गुगुल, त्रिफला गुगुल, और कुछ पित्त शामक द्रव्य थी, मुस्ता गोदंती सारीवा जैसी, थोड़ा सा प्रवाल पिष्टि गोदंती, ऐसा कॉम्बिनेशन भी चालू किया था। उनको उससे काफी आराम है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट उनका गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अच्छी हो गई है, पेनलेस है, 25 डेज की साइकिल हो गई है, लेकिन उनका हीमोरेजिक सिस्ट है और इनफर्टिलिटी अभी भी है।
हस्बैंड का चेकअप हुआ है, जो सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, दोनों का भी विरेचन हो गया है, और फीमेल पेशेंट का वमन भी किया है क्योंकि उनमें कफ भी ज्यादा है और पित्त भी ज्यादा है, उनका विरेचन भी हो गया है, वमन भी हो गया है, और बस्ती में मात्रा बस्ती चालू है। ओव्यूलेशन स्टडी अभी बाकी है, बट अदर थिंग्स तो नॉर्मल है, एक साइड का उनका ओवरी नॉर्मल है। ओव्यूलेशन स्टडी अभी एडवाइस किया है, अभी हुआ नहीं है, बट स्टिल इनफर्टिलिटी इज देयर। तो इसमें HSG हो गया, HSG। हाँ, ये क्या है ना, ये 1 ईयर से उनका चल रहा है, तो उनको ये कोविड की वजह से दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर रेगुलर सोनोग्राफी एंड ऑल दैट, दे आर वेटिंग। तो दोनों भी करा लेंगे, बट तब तक उनको शमन में क्या चाहिए, उनको स्ट्रेस फैक्टर ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, फिर भी शिरोधारा वगैरह भी हो गया है उनका। आपने उसका HSG कराया क्या अपने पेशेंट का? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, मैंने सबसे पहले ये बोला ना कि बहुत जी बार हमसे मिस हो जाता है कि जी हम जी ओव्यूलेटरी फैक्टर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो आपने ओव्यूलेशन भी कराया तो पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो HSG इज मस्ट, जी सबसे पहला इसमें आप HSG करवा लीजिए। सेकेंड थिंग, हेमरेजिक सिस्ट क्यों होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्योंकि स्टूडेंट्स भी होंगे तो बताना ज्यादा बेटर समझूंगी कि प्री ओव्यूलेटरी फेज में फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ठीक है, और जब ओव्यूलेशन होना है तब जो है पित्त एक्शन में आना है। पहले कफ का काम होता है, फिर पित्त, देन वात का, ठीक है। पित्त एक्शन में आ रहा है और फॉलिकल की वॉल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte निकल के ओवरी की वॉल को रप्चर करके बाहर जाना है। अब हेमरेजिक सिस्ट क्यों बन रहा है कि oocyte की वॉल तो रप्चर हुई, बट ओवरिन वॉल को रप्चर होके फॉलिकल बाहर नहीं गया, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ओवरिन वॉल जो है आपके पेशेंट में थिकनेस आ गई है। तो यहाँ आपको काम करना होगा मेद व स्रोतस के ऊपर काम, चाहे पेशेंट लीन हो चाहे ओबीज हो, पर दुष्टि हुई है यहाँ पर मेद व स्रोतस की। तो यहाँ आप मेद पाचक मेडिसिन जो आप लोग धातु पाचक वगैरह यूज करते हैं उसमें मेद पाचक दो, ठीक है। सेकेंडली आपने विरेचन तो करा ही लिया है इस पेशेंट का, फिर भी आप उसकी कोष्ठ शुद्धि पे ध्यान दो कि कोष्ठ शुद्धि उसकी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और थर्ड थिंग, इसमें पुनर्नवा का कॉम्बिनेशन जो है वो आप दे दीजिए, को क्लेद जो है वो उसको दूर करेगा, श्रोतरोध को दूर करेगा। तो चाहे पुनर्नवारी गूगल दीजिए या पुनर्नवारिष्ट दीजिए, इस टाइप का जो है वो देना है। पित्त शामक तो आप दे ही रहे हो, विपत्तिकर वगैरह। मैंने ये सुन रही थी आपने पुनर्नवा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, तो वो हाँ वो एड ऑन कर दो, और मेदपाचक जो है वो एड ऑन कर दो, तो उसका हेमरेजिक सिस्ट चला जाएगा। इन सेकेंड थिंग उसका HSG करा लीजिए, तो बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहीं वहां ब्लॉकेज तो नहीं है। और आपने बताया अभी कि अपराजिता भी जब पित्तानुबंध या फिर रक्त दृष्टि होता है तो अच्छा काम करता है, तो ये केस में करना पड़ेगा ऐड? अपराजिता हाँ कर सकते हैं इसमें पेशेंट में, लेकिन अपराजिता वहां यूज करें जहां पर पेशेंट को लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह है या कुछ ऐसा, तो वहां बेटर काम करता है वो। तो वहाँ श्वेत अपराजिता यूज करना चाहिए कि दूसरा? श्वेत 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 अपराजिता, यस। थैंक यू मैम। जी, अब कौन पूछेगा प्रश्न मैडम जी से? कोई भी पूछ सकता है प्रश्न। मुझे एक प्रश्न पूछना है कि आपने नागकेशर ही क्यों चूज किया? ये नागकेशर शास्त्रोक्त जी, ये शास्त्रोक्त योग है, चक्रदत्त का योग है, वंध्यत्व में बताया उन्होंने। नहीं, लेकिन क्या आपको रसवीर विपाक से इसका बताना है कि प्रभाव से बताना है? इसका हमने देखा कि दीपन पाचन जो है वो इसका फैक्टर जो काम करता है, जहां पर इनफर्टिलिटी है वहां पर दीपन पाचन इज मस्ट। तो बहुत अच्छा दीपन पाचन करके तो श्रोतरोध दूर करके तो ओव्यूलेशन में काम कर रहा है। जी ठीक है। और डॉक्टर सीमा जी आप पूछिए मैडम जी से क्वेश्चन। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। क्वेश्चन नहीं, बस मैम को प्रणाम करना था। मैम मैं जामनगर में आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मैम मैं सीमा त्रिपाठी बोल रही हूँ, अंजलि की बैचमेट थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम मैम, सर बस नमस्ते करना था। अच्छा, प्रश्न पूछिए ना, आपकी मैडम है तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इसमें सर, मेरे बहुत सारे होंगे सर। मैम को इतने दिनों बाद देखा ना, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा मैम पहले नमस्ते बोल दूं। अच्छा मैम रोज आती हैं, सुबह के क्लास में भी आती हैं, लेकिन हम इतना इंटरेक्ट नहीं हुए थे मैम से। जी सर। ठीक है, डॉक्टर श्वेता त्यागी कुछ पूछना चाहती हैं। स्वाति त्यागी। गुड इवनिंग मैम।
Good evening. Thanks for the wonderful session. I try to attend all your sessions और मैंने आपको साक्षात दर्शन भी किए हैं आपके, और मैं मिस भी नहीं करती आपका कोई भी लेक्चर। मैम, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आप क्या थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं कि अल्ट्रासाउंड हम किस प्रकार से करवाएं? फॉर एग्जाम्पल, कौन सा डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, HSG कौन से डेज में करवाना चाहिए, और ये जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइंस दीजिए मैम कि पेशेंट की PCOD में कब करवाना चाहिए और इनफर्टिलिटी में किस प्रकार से हमें ये इन्वेस्टिगेशन UGS का करवाना चाहिए। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल 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 जी। पेशेंट आपके पास आती है ना, सबसे पहले तो हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। PVPS जब भी पेशेंट आती है हम लोग कर लेते हैं। फिर जब नॉर्मल USG हमने कराना है, जिसमें हम देखते हैं कि यूट्रस का साइज, ओवेरियन साइज, कहीं इंफ्लामेशन कुछ है, वो देखने के लिए नॉर्मल USG सिंपल वाला जो कराते हैं वो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में कराते हैं। पीरियड जैसे ही बंद हुआ, 1 दिन का गैप देके फिर आप अल्ट्रासाउंड नॉर्मल उसको एडवाइस कर दो, ठीक है। फर्स्ट थिंग, HSG करानी है तो वो 8th, 9th या 10th डे, उससे पहले नहीं करानी है, उसके बाद नहीं करानी है, ठीक है। 8th, 9th या 10th डे को करानी है, क्योंकि बाद में फिर फॉलिकल रप्चर होने का टाइम हो जाता है, तो तब हम नहीं कराते हैं, ठीक है। और फॉलिकुलर स्टडी आपने करानी है तो वो उसके लिए, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 28 डेज का साइकिल रहता है, तो फॉलिकल रप्चर होता है 14th डे को, ठीक है। तो उसमें आप फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डे 10। 28 में से 14 माइनस कर दो तो आपके पास डे 10 से फॉलिकुलर स्टडी आप कराना स्टार्ट कर देंगे। अगर 35 डेज का साइकिल है तो उसमें आपने 14 माइनस किया, तो आप थोड़ा सा डिले करके उसको फॉलिकुलर स्टडी कराएंगे पेशेंट का। तो इस हिसाब से काउंट करके हम लोग एवरेज, क्योंकि पेशेंट को ऐसा ना हो कि आप शुरू करा दो फॉलिकुलर स्टडी लेकिन फिर आपको रिपीटेड पेशेंट को जाना पड़ता है ट्रांसविजानल। फॉलिकुलर स्टडी के लिए हम लोग कराते हैं ट्रांसविजानल सोनोग्राफी, ठीक है, उसमें क्लियर फॉलिकल साइज दिखता है। तो 18 to 20 mm साइज अगर हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग उसको देते हैं रप्चर के लिए, फॉलिकल रप्चर के लिए चित्रकादी बट्टी दे दो, लशुनादी बट्टी दे दो, अजमोदादी दे दो, आपके पास जो भी है वो दे के तो पेशेंट का फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग फॉलिकुलर स्टडी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट को बार बार जाना नहीं पड़े, ठीक है। तो ये 3 चीजें, नॉर्मल USG, HSG एंड फॉलिकुलर स्टडी, इतने ही इन्वेस्टिगेशन हम लोग पेशेंट में कराते हैं। बाकी हार्मोनल ऐसे अगर आप कराना चाहें तो 2nd डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन कराते हैं, जिसमें आप लोग FSH, LH, सीरम प्रोलैक्टिन वगैरह जो भी अगर हार्मोनल स्टडी आप कराना चाहते हो तो 2nd डे ऑफ पीरियड जो है वो कराते हैं। क्योंकि बाद में अगर थ्रू आउट दी साइकिल आप कराते हो तो वो चेंज होती जाती है सारी उसका लेवल। तो इसीलिए 2nd डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि अब साइकिल शुरू होने वाला है, तो शुरुआत से लेके जो हार्मोनल लेवल रहेगा वो बेसिक होगा और बाद में धीरे धीरे चेंज होगा, ठीक है। तो 2nd डे को कराना हार्मोनल ऐसे, बस इतने ही इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, इससे ज्यादा हम लोग इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते। बहुत अच्छा बताया मैम ने, बहुत अच्छा बताया। मैम, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, मैम प्लीज ये भी एक्सप्लेन कीजिए, जैसे आपने बताया कि योनि पिचू से भी हम दे सकते हैं, क्योंकि मेरा जो क्लिनिक है मैम वो बहुत बड़े साइज का नहीं है, उसमें मेरे पास OT की व्यवस्था नहीं है। तो योनि पिचू जब देते हैं तो मैम एक तो ये कि फल का देना चाहिए या फिर किसी तेल का देना चाहिए, और दूसरी चीज है कि एंड योनि पिचू से मैम कितना % हमें फायदा मिल सकता है कंपेयर टू उत्तर बस्ती में? हाँ, आपके पास सेटअप बड़ा नहीं है, ठीक है, आपको योनि पिचू देना है, लेकिन आपको उसको ऑटोक्लेव करना जरूरी है। आपके पास ऑटोक्लेव मशीन नहीं है तो कुकर में आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं। जैसे हम स्टीम करते हैं ना, खाना जब बनाते हैं तो स्टीम करते हैं हम, जैसे कुछ भी आपके पास स्टीमर तो होगा ही होगा कुकर में, जैसे नीचे बेस रख के ऊपर एक डब्बे में, आजकल छेद वाले स्टील के डब्बे भी मिलते हैं, उसमें हम लोग पेशेंट को बहुत बार बता देते हैं कि आप घर में भी ऑटोक्लेव कर सकते हो पिचू बनाना है, बनाना भी पेशेंट को बता देते हैं हम लोग। स्टील का डब्बा जिसमें ढक्कन रहता है उसमें रख के
कुकर में नीचे बेस रख के पानी डालिए, उसमें रखिए और उसको 4-5 सीटी बजाने तक आपको उसको ऑटोक्लेव करना है। सबसे पहला काम ऑटोक्लेव्ड पीचू ही यूज करो सबसे पहला, ठीक है। और योनि पीचू आपने रखना है तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में रखना है। और ट्यूबल ब्लॉकेज अगर पेशेंट को है तो ऑयल से रखना है। और ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं, आप दूसरे पर्पज से रखना चाहते हो, जैसे कि पोस्ट ओव्यूलेटरी कंसेप्शन के लिए या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कोई भी कॉजेटिव फैक्टर आपको लगता है कि इसमें सारी रिपोर्ट्स सही है पेशेंट की, फिर भी आप उसको यूनिपीचू देना चाहते हैं, जैसे फल घृत है, शतावरी घृत है, महाकल्याण घृत है, तो उसको आप पेशेंट को घृत से देना है जिसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, उसमें यूनिपीचू आपने इन घृत से देना है। लेकिन फिर वो पीचू आप देंगे 14th डे के बाद, या फॉलिकुलर स्टडी हो जाती है, ओव्यूलेशन हो गया है, पेशेंट को आपने काउंसलिंग की है रिलेशन रखने के लिए, उसके 4 दिन के बाद, उसके बाद आप उसको फलघृत वगैरह का पीछू रखने के लिए बोलना है या खुद रखते हैं, ये आप कर सकते हो। जी डॉक्टर दीपाली थैंक अगरकर यू सो जी। मच मैम। जी डॉक्टर दीपाली अगरकर जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरी एक 28 ईयर की फीमेल पेशेंट है। उसको आवाज कट रहा है डॉक्टर दीपाली जी, आपका आवाज कट रहा है। तब तक हम किसी और को बुलाते हैं, डॉक्टर अनुपमा शर्मा जी। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी मैडम, एक पेशेंट है मेरी, आज ही ऑनलाइन कंसल्ट किया है उसने। शी इज 34 years old and she is eye surgeon also. She is suffering from mild PCOS जैसे उसने बताया, और हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है। उसने भी मार्च में MRI कराया है, तो उसमें जो उसका साइज आया एडिनोमा का 3.5 mm के अराउंड आया है। तो अभी तो वो कैबरगोलिन ले रही है ट्वाइस वीकली 0.25 माइक्रोग्राम्स। 2 बारी IUI भी करा चुकी है, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा उसका। तो उसमें हम इसके साइज को रिड्यूस करने के लिए कुछ इफेक्टिव दे सकते हैं, या उसमें किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? मैंने अभी उसका दीपन पाचन से आज से स्टार्ट किया है। उसको थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन उसने जो बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं है उसको। तो अभी पत्तिका चूर्ण मैंने अभी 5 ग्राम बीडी में शुरू किया है, चित्रकादिवटी 1 बीडी में शुरू किया, एक एम्प्यूटोन सिरप दे दिया है उसको। तो अभी मैंने उसको बोला कि फर्स्ट 15 डेज के लिए पहले इससे शुरू करते हैं। तो इसमें मैम आप क्या एडिशन या कुछ और कैसे हम उसको दे सकते हैं, इसका प्रोलेक्टिन लेवल्स थोड़े उसमें आ जाए? बाकी उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह, फॉलिकुलर स्टडी वगैरह स्टेटस है उसका? हाँ जी, वो ठीक है मैडम, क्योंकि IUI 2 बार उसने कराया, तो उसमें उसने बोला है कि ये चीजें ठीक है उसकी। और जो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो आफ्टर एवरी 28 to 30 डेज है, 3 to 4 डेज का साइकिल है उसका। लेकिन जब अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो ओव्यूलेशन प्रॉब्लम तो होनी चाहिए उसमें। अब एक्चुअली जब उसने IUI के लिए कराया उन्हीं दिनों उसने स्टडी कराई है, तो आई थिंक वो शायद हार्मोन्स वगैरह जो दिए होंगे उससे कुछ वो रहा होगा उसका। तो हो सकता है ड्रग इंड्यूस भी हो इसको, जो अगर IUI के टाइम उन्होंने मेडिसिन दी फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है ना, तो उस वजह से भी समटाइम्स हो सकता है। तो उसको थोड़ा गैप दीजिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न मेडिकेशन पेशेंट लेके आई है, तो उसका इफेक्ट वॉश आउट होने के लिए थोड़ा सा हम गैप देते हैं। डायरेक्टली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है उसको, 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स का उसको गैप देना जरूरी है, जिससे जितनी भी मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है, हो सकता है मेडिसिन की वजह से ही थोड़ा टेम्पररी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह हो, तो उसको वॉश आउट करने का पीरियड जो हमें देना पड़ता है। तो ठीक है, आप दीपन पाचन वगैरह दे रहे हो, पत्तिकर वगैरह दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन बढ़ता है, ठीक है, वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता है। और ओव्यूलेशन होने के लिए, जैसे मैंने बताया कि पहले थ्रू आउट दी साइकिल हम मेडिसिन डिफरेंट देते हैं। पहले कफ का फंक्शन आता है, फिर पित्त का आता है, फिर वात का। तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि इसकी फॉलिकुलर स्टडी का स्टेटस क्या है, फॉलिकल बन रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है कि रप्चर में प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदलता जाएगा, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। लेकिन जैसे हिस्ट्री दे रहे हो कि उसके पित्त प्रीडोमिनेंस है और आपने पित्त शमन दिया है, बट मुझे लगता है कि इसमें आपको बाद में थोड़े टाइम बाद उसको पित्त वर्धन देना पड़ेगा,
तब जाके इसका पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल ठीक होगा, अगर ड्रग इंड्यूस नहीं है तो। इसलिए थोड़ा सा पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए, उसका फॉलिकुलर स्टडी देखिए, या तो गैप देके फिर फॉलिकुलर स्टडी करा और देखिए। तो उसमें अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो आपको चित्रक वगैरह देख के उसमें ठीक करना पड़ेगा, उसी से ठीक होगा। जी मैम, नस्य वगैरह का भी इसमें रोल है? नस्य इसमें हाइपोप्रोलैक्टिनेमिया नस्य नहीं ज्यादा काम करेगा, उसमें आपको पित्तवर्धन की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें विरेचन मत कराइएगा इस पेशेंट में कभी भी। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो विरेचन को एडवर्स इफेक्ट देगा, तो उसमें विरेचन मत कराना। अच्छा, तो मैम उत्तर बस्ती तो कर सकते हैं उसका? हाँ, उत्तर बस्ती कर सकते हैं, उत्तर बस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्टिफिकेशन नहीं बन रहा है कि उत्तर बस्ती क्यों देना है आपको इसमें। फैक्टर आपने अभी लोकेट ही नहीं किया है कि उसमें कॉज क्या है इसकी इनफर्टिलिटी का। ठीक है, जस्ट प्रोलैक्टिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा है तो वो टेम्पररी भी होता है, और कौन से दिन कराया है वो भी देखना जरूरी है। पोस्ट ओव्यूलेटरी कराया तो पोस्ट ओव्यूलेटरी वैसे ही प्रोलैक्टिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, तो वो डे ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ा उसमें चेक कर लो कि कौन से दिन चेक कराया उसने। एक्चुअली वो कह रही है मैं पिछले 1 साल से थोड़ा बड़ा हुआ आ रहा था, बार बार मैं मेडिसिन ले रही थी, बट मार्च में जब MRI कराया तो उसमें एडिनोमा जो आया है वो 3.2 mm का आया है। तो उसके बेसिस पर वो ट्वाइस वीकली कैबरगोलिन ले रही है अभी। तो उसमें आप फिर त्रिफलागुगल ऐड कर दो। ठीक है, त्रिफलागुगल इस पेशेंट में ऐड कर दीजिए, और विद द अनुपान ऑफ वरुणादि कषाय। कितने दिन के लिए मैम? हाँ, इसको 2 मंथ्स के लिए दे दो, मिनिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम हो सकता है आपको 3 मंथ्स के लिए भी देना पड़ जाए, और 3 मंथ्स के बाद फिर उसकी MRI कराओ। तो अभी के लिए कैबरगोलिन चलने दें या स्टॉप करा दें इसको? कितना है प्रोलैक्टिन उसका अभी? अभी का उसने मुझे भेजा नहीं था, 3-4 मंथ्स पहले ही कह रही थी मैंने कराया था। 5 मंथ से वो ले रही है ये, और मार्च में उसने ये कराया है। फ्रेश उसकी रिपोर्ट कराइए ना पहले तो। अच्छा ठीक है मैम, आज ही उसने किया। अभी उसका प्रोलैक्टिन लेवल अभी ठीक हो, पहले ये तो देखो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मेरा एक प्रश्न मैम, एक माही जी का क्वेश्चन है। डॉक्टर माही जी, डॉक्टर माही जी। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे एक पेशेंट का पूछना था। एक पेशेंट है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की, वो हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, और उसको 8 साल की बेटी है। तो उसको पहले USG में था, और उसको डिस्मेनोरिया बहुत ज्यादा है और क्लॉट्स जाते हैं, और फिर अभी 2 महीने पहले उसने HSG किया तो उसमें ट्यूबल ब्लॉक आया है। वेट भी बहुत ज्यादा है उसका, और हस्बैंड को अभी स्पर्म काउंट कम था, तो उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली तो अभी वो ठीक हो गया है। तो पहले मेरे पास 2 महीने आई थी, तब मैंने उसको कांचनार गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, चंद्रप्रभा और उनादि कषाय ऐसे दिया था, और फिर योग बस्ती की थी 7 दिन की, और उत्तर 4 तेल दिया था। पर अभी उसका सिस्ट की साइज भी उतनी ही है, और लेफ्ट साइड में ट्यूबल ब्लॉक आया हुआ है। ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए तो उत्तर बस्ती आप रिपीट करिए। अच्छा। उत्तर बस्ती रिपीट करो। क्योंकि उसका वेट भी बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, उसको डाइट दिया था फॉलो करने के लिए, तो उसका वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। कांचना गुगुल, त्रिफला गुगुल जब दिया था तब डिस्मेनोरिया कम हो गया था, पर अभी बीच में 2 महीने उसको कोविड हुआ तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, तो उसका कल फोन आया था कि फिर वैसे प्रॉब्लम हो रही है। उसको एक तो इसमें आप ये सकते हैं ना, डाइटरी चेंजेस के साथ साथ आप उसको आसन प्राणायाम भी ऐड कराओ, क्योंकि आसन प्राणायाम का भी बहुत अच्छा रोल है हाइपोथायरॉयडिज्म में। उसमें उज्जयी प्राणायाम जो है वो आप ऐड कराओ, कपालभाति ऐड कराओ, और गूगल आपने दिया है ठीक है, लेकिन उसके साथ आप मुस्ता का प्रयोग जो है वो उसको कराइए। ठीक है, और वॉक, ब्रिस्क वॉक जो है आधा घंटा सुबह शाम जो वो जरूरी है। हाँ, उज्जयी प्राणायाम से भी जो थायराइड फंक्शन जो है वो सही होता है, और कपालभाति से। और उसमें आप मुस्ता और साथ में पुनर्नवा का कोई योग दिया क्या आपने? नहीं, वरुणादि कषाय दिया था, उसका थायराइड बढ़ा हुआ था और सिस्ट भी था, ओवेरियन सिस्ट, तो वरुणादि कषाय दिया था, पर उससे कुछ साइज कम नहीं हुई। कितना साइज है सिस्ट का? 2.5 है।
2.5 तो ठीक हो जाएगा आपकी मेडिसिन से, कोई मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। आप जो दे रहे हो त्रिफला, काचना, वरुण आदि, 2.5 तो कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मुस्ता ऐड कर दीजिए आप उसमें पेशेंट में। चलेगा। तो वरुणादि कषाय ही अभी कंटिन्यू करूँ? हाँ चल ब्लॉक सकता है, वरुणादि चल सकता है, नहीं तो पुनर्नवादि कषाय कर सकते हैं आप उसमें पेशेंट में। चलेगा। ओके। ठीक और है। मैडम विरेचन प्लान किया तो? विरेचन इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में तो कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसमें मुझे लगता है पहले वमन कराइए फिर विरेचन कराइए उसमें। ठीक। अगर वमन नहीं पॉसिबल तो फिर कुंजल, मैंने अभी तो बताया कि वमन नहीं करा सकते तो आप कुंजल क्रिया कराइए पेशेंट से, ठीक है। कुंजल क्रिया भी बहुत अच्छी है, वो कर लेते हैं पेशेंट्स घर पे, दिक्कत नहीं आती है उसमें। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। आईफोन करके किसी का नंबर लिखा है लेकिन उसका नाम नहीं दिख रहा है, आईफोन करके। सर मैं डॉक्टर राजकुमार धवन बोल रहा हूँ फिरोजपुर पंजाब से। जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैडम आपने नमस्कार। जो लक्ष्मणा का रोल बताया उसे एक बार रिपीट करिए, मैं बीच में मिस कर गया। लक्ष्मणा जो मेडिसिनल प्लांट है एक सर, है ना, तो उसको आप किसी भी रूप में दे सकते हो पेशेंट को। लक्ष्मणा जैसे हम लोग अगर आपके पास वहाँ प्लांट मिल जाता है तो उसका क्षीर पाक जो है वो दे सकते हो पेशेंट को, और नहीं तो उसे घृत सिद्ध करके घृत आप पेशेंट को दे दो। और नहीं तो इसका लक्ष्मणा लौह करके भी एक आता है, लक्ष्मणा लौह आप उसको पेशेंट को दे सकते हो। और नस्य दे सकते हो, लक्ष्मणा घृत का नस्य। हमारी एक लक्ष्मणा अरिष्ट अवेलेबल है जी, मुल्तानी लक्ष्मणा अरिष्ट मिल जाता है, वो भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। कहाँ यूज करना है इसको, किस ये कंडीशन? मैंने बताया एनोवुलेशन में। ओवरी का कंसेप्ट सही नहीं है तो उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक, थैंक यू मैडम। थैंक यू। डॉक्टर चितरंजन जी आप पूछिए। डॉक्टर चितरंजन जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर मुरली बात कर रहे हैं। अच्छा मैम एक मेरे पास एक पेशेंट है मैम जिसका 2016 में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी और उसके बाद उसका ट्यूब ब्लॉक कर गया था। मेरे पास जब वो ट्रीटमेंट लेने के आई तो उनका यूटीआई का 10 सालों का उनका बार बार रिपीट होने वाला प्रॉब्लम और साथ में एलर्जिक राइनाइटिस का, ये उनको प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। मैंने जो ट्रीटमेंट दिया, मैं स्टार्टिंग में दीपन पाचन करके वेरिएशन कराया, फिर कुकुट नखी, मेदोपाचक, रक्त पाचक, काचनार गुगुल ये मैंने दिया और साथ में 10 मूल और पुनर्नवा का कषाय उनको दिया। और मैम उत्तर बस्ती मैंने स्टार्ट किया, फिर 3 साइकिल हो गया है। तो मैम ये अभी मतलब ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है या फिर इसमें कुछ चेंज करना होगा? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। फैक्टर क्या सिर्फ ट्यूबल फैक्टर ही है ना पेशेंट में? जी मैम, एक ट्यूब ब्लॉक है, एक तो ऑपरेट करके निकाला जा चुका है। बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। आरोग्यवर्धी नहीं ऐड कर सकते हो अगर करना हो तो। जी मैम। और मैम एक चीज पूछना था कि मेरे पास एक पेशेंट की फैमिली की हिस्ट्री है, मैम उनके यहाँ सबको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और मतलब उनके पूरे कुटुंब में ये समस्या है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो गर्भवती होती हैं तो एक्टोपिक होता है। मैं उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर सभी को हो रही है तो उसमें वही है कि उनके सीलिया में डिफेक्ट है, जो ट्यूब का जो सीलिया है उसमें डिफेक्ट है। तो उसमें जो है कि प्री कंसेप्शनल केयर जरूरी है, उसमें पेशेंट में पूरा का पूरा प्री कंसेप्शनल केयर उनको एक्सप्लेन कर दीजिए कि बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी पूरा शोधन करा के शुद्धि कराने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें, तो जो भी कहीं स्रोतरोध होगा वो दूर हो जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई और आने वाला उनके फैमिली में है, कोई प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी तो 4 लोग का हो चुका है, मैं 5वां आई नहीं है इसको बचाने के लिए, तो फिर इसलिए मैंने पूछा। हम मेडिसिन में कुछ यूज किया था, सिर्फ शोधन ही करना होगा? जी सर, मेडिसिन कुछ प्रिफर करना होगा या फिर डायरेक्ट शोधन करके छोड़ देना होगा? हाँ मतलब सामान्य शोधन उनका जो है वो बता दीजिए ना उनको कि आपको पूरा प्रॉपर शोधन कराने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करना है। और इसमें सीलिया की मूवमेंट अगर हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप बता रहे हो कि सब में ऐसा है, तो सीलिया की मूवमेंट में दिक्कत है, तो उसमें अगर ऐसा होता है ना कि जनरली जस्ट आफ्टर मैरिज हम किसी को ऐसे यूनिपिचू वगैरह एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है कि जस्ट आफ्टर मैरिज अगर आप कोई थेरापी उसमें पेशेंट में बताना चाहो तो वो नहीं करानी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि आरोग्यवर्धिनी सिंपल आप पेशेंट में ऐड कर सकते हो, और साथ में चंद्र प्रभावटी एक रसायन भी है
और वो सीलिया की जो है उसमें वो थोड़ा सा ग्रहण करेगा। तो आरोग्यवर्धिनी और चंद्र प्रभावटी ये 2 चीजें जो है आप उसमें बता सकते हो पेशेंट्स को आपके। नहीं तो प्रजास्तापक दर भी पेशेंट में ऐड करा सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर चितरंजन जी, डॉक्टर सुनीता जी, अनीता जी, सुनीता अनीता, आप लोग कोई भी पूछ सकते हैं प्रश्न। मैम आप लोग बता भी सकते हो साथ में कुछ। आप बता भी सकते हैं। मैं डॉक्टर गंगा बोल रही हूँ। एक एक करके तो कुछ अनीता मैम आप पूछ लीजिए, मैं बाद में पूछ लूँ। हेलो गरिमा मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है मैम? ठीक। एक क्वेश्चन मैम मेरा आपसे प्रश्न था। एक तो मुझे, जैसे आपने सबका बताया कि फॉलिकुलर रप्चर के लिए लहसुनवती, चित्राका, दिवटीवटी, और ऐसे आपने एनोवुलेटरी साइकिल के लिए बताया। तो मुझे आप कैप्गोलिन का आयुर्वेदिक रिप्लेसमेंट। हेलो हाँ जी बताइए। मैम कैप्गोलिन प्रोलैक्टिन के लिए जो दे रहे वही? नहीं मैम, जैसे अभी आपने सारा बताया कि फॉलिकल रप्चर के लिए हम ये यूज कर रहे हैं और एनोवुलेटरी साइकिल के लिए, तो ऐसे कैप्गोलिन के आयुर्वेदिक क्या हो सकता है? किसके लिए देना चाह रहे हो आप कैप्गोलिन? प्रोलैक्टिन सीरम, प्रोलैक्टिन लेवल के लिए। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, प्रोलैक्टिन के लिए देना चाह रहे हो ना? जी जी जी। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है कि प्रोलैक्टिन जो है वो एलएच सर्ज को सप्रेस करता है। ठीक है, एलएच सर्ज का काम क्या है कि रप्चर कराना फॉलिकल का। तो ये रिप्लेसमेंट ही है। चित्रकादि वटी, लसुनादि वटी, यजमोदादि 3 दिन के लिए आप देंगे तो वो रिप्लेसमेंट ही है उसका। ठीक है, प्रोलैक्टिन सप्रेस करता है एलएच सर्ज को और ये अपना चित्रकादि वगैरह उसको एक्टिवेट करता है। ऐसा बात कोई नहीं बताता, ये बेसिक चीज मैडम ने बताया, ये कोई नहीं बताता असली में। सुपर, वेरी ग्रेट नॉलेज। मैम सेकंड पॉइंट इज फॉर सिलियरी मूवमेंट इम्प्रूवमेंट व्हाट वी कैन गिव। सिलियरी मूवमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए हमें उसको रिवाइव करना है ना जी। जो आपने ऐसी मेडिसिन इंट्रोड्यूस करनी है जो ट्यूब तक पहुंच जाए। तो जनरली हम लोग उत्तरबस्ती भी दे सकते हैं, बट ये केस जो था वो था कि जस्ट मैरिड फीमेल, जस्ट मैरिड में हम लोग अवॉइड करते हैं कि उत्तरबस्ती नहीं देना, क्यों देना है शुरुआत में। बट लेकिन आपके पास ओल्ड पेशेंट है, पुरानी है कि ऐसे उनमें है, लग रहा है कि सिलियरी मूवमेंट कम हो रही है या ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका कोई डायग्नोसिस का हमारे पास एविडेंस नहीं है। हम सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि इसमें सिलियरी मूवमेंट कम होगी, उस वजह से जो क्या बोलते हैं जाइगोट जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसकी मूवमेंट कम हो रही है, तो उसके लिए हम लोग उसको एक्टिवेट करने के लिए वहां पर उत्तरबस्ती दे सकते हैं उन पेशेंट्स में, कर सकते हैं। हेलो, तीसरा प्रश्न मेरा है कि जो ज्यादातर हम अल्ट्रासाउंड जी कराते हैं तो फिब्रियल जो एंड्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर ये देखा गया कि जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, बिकॉज व्हेन द फिब्रियल एंड्स आर नॉट इन rhythmic contrast, only then they are not able to grasp the ovum which is released by the ovaries, and that is one of the basic reasons behind infertility. So is there anything which can regularize that rhythm of fibrial ends of ovary? जो हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट है वो चलगुण, वायु के चलगुण से हो रही है। ठीक है, तो मूवमेंट का कंट्रोल वात के पास है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि नहीं वाता धृत योनिर नारीणाम संप्रदुष्यति, तो मूवमेंट अगर वहां दिक्कत है आपके पेशेंट में आ रहा है कि फिम्ब्रियल एंड है चाहे फेलोपियन ट्यूब है कहीं भी है, मूवमेंट जहां पर हैरासमेंट हो रही है वहां आपको वात के ऊपर काम करना है, वायु के चल गुण के ऊपर काम करना है। तो इन केसेस में मात्राबस्ती, आप लोग बहुत पेशेंट्स में मात्राबस्ती देते हो, तो मात्राबस्ती इसमें बहुत अच्छा काम करेगी आपके पेशेंट्स में। Thank you so much, ma'am, for clearing my. These concepts are from years in my brain, which are not being clarified. I'm really thankful to you for clarifying these basic concepts. These are not basic even. These are very deep concepts because in so many CMAs when I went, I asked, like आजकल आपको पता है वो बहुत सारे infertility centers वाला है, IUI, IVF centers हैं. So one day I asked one of the doctors, HOD, she was HOD over there.
Then I asked, ma'am, what is the main which can you give for this fimbrial and rhythmic irregularities? Then she said, that's why we are here only to do IVF ना. IUI तो हम लोग भी करते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ हम लोग करते हैं IVF के लिए मैम. वो समझ गई मैं आपकी बात. आप बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट बोलती हैं आप. मैं आपकी आप बहुत ऐसे इतने स्वीट हो, आप इतने मैं आपकी देखने से बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी आवाज की. थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू सो मच मैम. तो एक्चुअली हुआ क्या है कि उन्होंने मुझे हर बार यही जवाब दिया कि देखिए इसीलिए तो हम यहाँ IVF सेंटर्स के लिए बैठे हैं कि क्योंकि बिकॉज गॉड इज नॉट सपोर्टिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर कटिंग थ्रू दैट चैनल एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग IVF एंड ऑल दीज टेक्नोलॉजीज. तो ये हमेशा मेरे दिमाग में प्रश्न रहता था कि नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र में ऐसा जरूर कुछ होगा जो इसको करता होगा कहीं ना कहीं. ठीक, तो आज मैं बहुत आपकी वाकई आई एम वेरी थैंकफुल कि ये मेरा बहुत बड़ा. आज तो मैडम ऐसा है ना कि पेशेंट इतनी मोटी मोटी फाइल्स लेके 8 IUI 10 IUI 6 IVF करा के आते हैं. बहुत पेशेंट्स आते हैं. सही बात है मैम, मैं सेम बात है. तो इतना अच्छा लग रहा है, बट योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर. आई रियली सैल्यूट यू फ्रॉम बेस ऑफ माय हार्ट मैम. आई लव यू. नमस्कार. थैंक यू मैडम. नमस्कार. Dr. Namaskar, Sunita ma'am. ji. Yeah. Namaskar, ma'am. Namaskar. My query is that what is the importance of day 2 ultrasound in infertility? What? What is the importance of day 2 ultrasound in infertility? Day 2 Yes, ultrasound yes. नहीं कराते हम लोग. नहीं, आप लोग नहीं कराते, बट यूजुअली वी हैव सीन इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में अक्सर सबसे पहले डे 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं. तो हम मैं नहीं ये कराते. जानना चाह रही थी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. वो मैंने बात की थी, वो लोग बोलते हैं कि वो एंडोमेट्रियल उसको रिएक्शन को देखने के लिए करते हैं. ये आई डे हैव 2 में. हाँ, डे 2 में करते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, देन हाँ ओके, डे ओके. 2 मैम वो बोलते हैं ओके, कंटिन्यू. हाँ, उससे हमें थोड़ा वो जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स का वो मानना है वही डे 2 कराते हैं ना मैम. तो हाँ ये कहते हैं कि भाई हमें ये पता चलता है कि जैसे शेड ऑफ होने के बाद एंडोमेट्रियम कितना बचा और उसकी आगे क्या प्रोबेबिलिटी बनती है. आई हैड वर्ड विद सो मेनी डॉक्टर्स रिगार्डिंग दिस आल्सो. अच्छा, वन थिंग इज एंडोमेट्रियम व्हाटएवर यू आर टॉकिंग, but the Yeah. thing is second, they say it is just we rule out the cyst, like there may be follicular cyst or there may be any other cyst. They have to rule out on day 2. Nobody told me at this because usually Yeah. if it's a simple cyst, it usually dissolves on after periods. No, Whatever it's not. I'm not talking about simple cyst. It will resolve. But day 2 ultrasound to be done in every infertility case because we need to study the follicular studies after from day 10. So No, they say just you rule out a cystic ovary first on day 2. So that is to otherwise also we can rule out. Yeah. Yeah, No, that is no. Day 2 is more important. That's what I wanted to ask, ma'am. That what is the importance of day 2 ultrasound? So, but you know that concept, I think. But I wanted to just know. Confirm. Yeah. Confirm. Yes. I got Yes, it. exactly. I got it. Yes. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Thank you so much. डे 2 में जैसे मैंने बताया ना कि हार्मोनल ऐसे सारे हम सेकेंड डे कराते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हार्मोन बाकी के ऑर्गन्स का स्टेटस क्या है वो देखने के लिए कराते होंगे मे बी. नहीं मैम, मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड की बात करी. वैसे हार्मोनल स्टडी तो हम सेकेंड डे ही कराते हैं. उसके रिस्पांस नहीं, हार्मोन्स के रिस्पांस में अदर ऑर्गन्स यूट्रस ओवरीज का रिस्पांस क्या है वो देखने के लिए कराते हैं. हाँ जी. प्रणाम मैम, थैंक यू सो मच. गरिमा बोल रही हूँ मैम. मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हम लोग फैलोपियन ट्यूब में उत्तर वस्ती देते हैं तो मैम काशी शादी तेल का और छार तेल का कितना मात्रा लेना चाहिए? बाद में पेशेंट को पेन कम ज्यादा उसको दर्द वगैरह ना हो तो कितना मात्रा लेना चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन में? देखो टोटल जो है, अगर पेशेंट की पहले कभी डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है जी, पहली बार आप दे रहे हो तो आप 3 ml टोटल सफिशिएंट है. अगर पहले डिलीवरी हुई है तो 5 ml या उससे ज्यादा भी ले सकते हो. 5 ml से ज्यादा नहीं जाता है, फिर बाद में रिवर्स आता है. ठीक है. और दूसरा कि पेशेंट को पेन नहीं हो, स्पाज्म नहीं हो, पेशेंट शॉक में ना आ जाए, उसके लिए आपको स्पीड पे कंट्रोल करना पड़ता है. डोज इज नॉट द मैटर कि 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, बट लेकिन कितनी स्पीड से आप दे रहे हो. स्लोली देना है, एकदम से आप
बहुत जल्दी से पुश करोगे तो पेशेंट को पेन होगी, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड। जी धीरे जी धीरे स्लोली जाने देना है आपको। मैम, इसमें जो है हमें कितना कितना मतलब मात्रा कितनी लेनी है? काशी शादी तेल का हमें कितना मात्रा लेना है? मैम उसको कितना देर के अंदर हम लोग को इंसर्ट करना चाहिए, और क्या इसको मात्रा बस्ती एक रात पहले अगर दे दें, उत्तर बस्ती दूसरे दिन दें, तो उसका कुछ रिजल्ट है क्या? बिल्कुल मैडम, डॉक्टर वंदना पाठक बोल रही हूँ मैम। हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में एक एसओपी बनाया है इसका। मैं वीडियो शेयर करूंगी आपके उसमें ग्रुप में। एसओपी हमने बनाया है, उसमें ऑल ओवर इंडिया के सारे डॉक्टर्स आए थे, तो वहां पर यही प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ है कि एक दिन पहले मात्रा बस्ती देनी है, दूसरे दिन जिस दिन उत्तर बस्ती देनी है उस दिन पहले उसको आस्थापन बस्ती देनी है, फिर योनि प्रक्षालन करना है, उसके बाद उत्तर बस्ती देनी है। तो मात्रा बस्ती के बाद आस्थापन बस्ती भी देना जरूरी है सेकंड डे को पेशेंट को, उसके बाद हम उत्तर बस्ती देते हैं। मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें काशी शादी तेल का कितना मात्रा लेना है और क्षार आदि तेल? कोई भी तेल ले लीजिए, 3 से 5 ml ही लेना है। कोई अच्छा भी तेल मैम, ले लो। दोनों मिक्स करके यूज नहीं करने, मैं दोनों मिक्स करके यूज करती हूँ। काशी शादी तेल ज्यादा लेती हूँ और क्षार तेल की मात्रा 0.5 लेती हूँ, तो ऐसे वो आपकी जस्टिफिकेशन है ना कि आप क्या सोच के ले रहे हो कि मुझे काशी शादी इतना लेना है, दूसरा ऑयल इतना लेना है। यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए है। ओके ओके जी, हाँ, थैंक यू मैम। जी, डॉक्टर अवनीता जी यूनाइटेड किंगडम से जुड़ी हैं। हेलो, ये प्रश्न पूछेंगी जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो, एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना था। एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, कफ प्रकृति है मेनली, और उसको अभी जो हिस्ट्री है, कंप्लेन है मेनली शी हैड 2 मिसकैरेजेस लाइक 5 months अपार्ट है उसका, और करंट कंप्लेन इज एग्जॉशन, लेथार्जिक और काफी जॉइंट पेन्स वगैरह उसको रहते हैं। उसको जो यूएसजी स्कैन किया है उसमें डर्मोइड सिस्ट आई है विच इज अराउंड लाइक अ प्लम साइज, अबाउट 4.5 सेंटीमीटर। और अभी जो उसकी ये है कि बिकॉज उसके 2 बार मिसकैरेज हो गया, तो उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं, और डर्मोइड सिस्ट का ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं उस केस में। तो अभी जो उसके इम्बैलेंसेस है उसमें उसका वायु और पित्त का काफी इम्बैलेंस है। उसके स्किन पे काफी रेडनेस वगैरह आ जाती है और काफी टायर्डनेस भी फील हो रही है। तो मुझे उसके लिए अभी जैसे डर्मोइड सिस्ट के हिसाब से हमें कुछ इसमें अलग से सोचना चाहिए क्या इस मिसकैरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ बिल्कुल, इसमें आप जैसे बता रहे हो कि पेशेंट में पित्त वाले सिम्टम्स ज्यादा लग रहे हैं ना आपके पेशेंट में, हाँ, है ना? तो आप सिस्ट है तो अकुमुलेशन तो है ही है, ठीक है। अकुमुलेशन है तो आप उसमें शोधन तो कराएंगे आपके पेशेंट में पित्त है, उसमें सिस्ट बन रही है, शोधन आप कराओगे। लेकिन डर्मोइड सिस्ट है तो वहां पर आपको अस्थि व स्रोतस के ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, बट जैसे डर्मोइड सिस्ट है उसमें क्या होता है कि अभी उसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे रखा है, उसमें क्या होगा धीरे धीरे डर्मोइड सिस्ट में बाद में क्या होता है, हेयर्स एंड बोन के टिश्यूज जो है वो हाँ ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, अस्थि धातु कमल है, राइट है ना। तो आपको अस्थि व स्रोतस के ऊपर काम करना पड़ेगा, अस्थि पाचक देने पड़ेंगे आपके पेशेंट में इसमें। अच्छा, तो हमें पहले उसके डर्मोइड सिस्ट का ट्रीटमेंट करना है शोधन के बाद, उसके बाद फिर मतलब घृतपान वगैरह करा सकते हैं, फल घृतपान और वो सब बाद में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी उसकी मतलब मिसकैरेजेस नहीं हो उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन डर्मोइड सिस्ट है ना तो थोड़ा पहले उसको ट्रीट कर लीजिए, शोधन करके अस्थि व स्रोतस दुष्टि पूरे उसके ट्रीट कर दे। अस्थि व स्रोतस तक बात गई है तो मतलब कि रस रक्त मांस मेद सारे दुष्ट है उसके। हाँ, ठीक है ना। उसकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो बहुत ही है उसकी अभी तक, लाइक शी कंप्लेन्स कंटिन्यूअस एब्डोमिनल पेन। गई है इसका मतलब रस व स्रोतस से लेके आप धीरे धीरे सभी स्रोतस के ऊपर काम करिए।
ठीक, तो मतलब और कम से कम इसको 2-3 मंथ्स तो देना चाहिए बिफोर शी स्टार्ट्स प्लानिंग अगेन फॉर बिल्कुल 3 मंथ्स प्रेग्नेंट। का गैप दे दो उसको, 3 मंथ्स का गैप दीजिए, अस्थि व स्रोतस तक शुद्धि करा के पूरा उसका, उसके बाद दीपन पाचन करके फिर प्री कंसेप्शनल केयर जो हम लोग कराते हैं वो सारी करा दीजिए उसमें, तो फिर दिक्कत नहीं राइट आएगी उसमें। अदरवाइज उसको फिर से मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम इसमें फिर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो होगा दीपन पाचन शोधन, उसके बाद जो धातु पाचक है वो देंगे और फिर प्लान करेंगे। जी बिल्कुल जी, थैंक यू मैम। मैम इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा, जैसे अस्थि व स्रोतस और धातु पाचक में, इसके हिसाब से क्या आप अपने दे? अवेलेबिलिटी देख लीजिए ना, क्या अवेलेबल है आपके वहां पर, हाँ, उसी हिसाब से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और पेशेंट आपने देखा है तो पेशेंट को देख के भी थोड़ा सा मैं तो अपने सिद्धांत के हिसाब से बता रही हूँ कि उसमें अस्थि व हाँ, स्रोतस पर आपको काम करना है, बट पेशेंट को देखने के बाद हम थोड़ा सा मेडिसिन चेंज भी करते हैं ना। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू। डॉक्टर मनीषा जी आप क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर मनीषा चौहान जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम एक अनमैरिड पेशेंट है, 21 इयर्स, फीमेल, स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है। उसकी वात कफ प्रकृति है और उसे 1 ईयर अमेन्यूरिया की हिस्ट्री है। और आफ्टर डिलीवरी 10 mg देने के बाद उसको 5 डेज के बाद 5 डेज दिया था डिलीवरी, उसके बाद उसको पीरियड्स आया, मार्च में पीरियड्स आया था। अभी तक नहीं आया है उसको पीरियड, मतलब अभी अप्रैल मई चल रहा है तो नहीं आया है उसको पीरियड, और वाइट डिस्चार्ज भी की कंप्लेंट्स है। तो इसमें मैंने दशमूलारिष्ट और चंद्रप्रभा वटी दी है, तो अभी क्या करना चाहिए? मतलब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या करना चाहिए इसमें? देखो पहले तो इसका हार्मोनल जो है वो उसको विड्रॉ करा दीजिए, ठीक है। हार्मोन्स उसका विड्रॉ कराइए, देखिए कि कौन सा दोष जो है उसके शरीर में है, अकॉर्डिंग टू उसकी प्रकृति दोष वो सब एग्जामिन करो कि कफ इन्वॉल्व है, पित्त इन्वॉल्व है, क्या है, उसके हिसाब से कफ है डिसाइड। कफ नाड़ी में भी मैंने चेक किया तो कफ का ज्यादा लग रहा है मुझे, मतलब कफ विकृत लग रहा है, थोड़ा सा कफ है उसमें, वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है, वात भी एबनॉर्मल। बॉडी वेट वेट भी अच्छा है उसका, पर हिप्स का जो रीजन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है अभी, और TSH भी नॉर्मल है और USG भी नॉर्मल है, PCOS भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एज क्या बताई? 21 ईयर, लॉ स्टूडेंट है। लॉ स्टूडेंट है तो कोई स्ट्रेस फैक्टर है क्या? थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है उसको, मतलब ज्यादा नहीं है, स्टूडेंट है, मतलब ऐसे हैप्पी रहती है वो, ऐसे कुछ नहीं है। उसकी फैमिली पता है मुझे पूरी, तो इसलिए स्ट्रेस फैक्टर नहीं है ज्यादा। उसमें भारंगी आदि कषाय दे दीजिए ना, भारंगी कृष्ण तिल ये सब डाल के उसको गुड़ के साथ, ठीक है। पहले भारंगी आदि कषाय उसको दे दीजिए, और उसके बाद फिर उसको फिर से आप दीपन पाचन शोधन करने के बाद फिर एक बार उसका रिपोर्ट भी तो कराओ, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी तो कराओ, क्या रिपोर्ट्स में क्या आता है। अल्ट्रासाउंड अभी रिसेंटली किया था, पूरा नॉर्मल है मैम उसका, उसमें और कोई दिक्कत TSH नहीं भी है? नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या क्या स्टेटस रहता है उसका? एंडोमेट्रियल थिकनेस मैम मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस रिपोर्ट ग्रुप में सेंड करूंगी, अभी मेरा डिलीट हो गया वो, क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस देखो ऐसा है ना कि पीरियड्स नहीं आने का जो है वो कारण 2 रहते हैं। थोड़ा सा बोलते हैं कि नॉन टेक्निकल भाषा भी हम यूज कर लेती हूँ कि अगर टैंकी में पानी है, ठीक है, और फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ब्लॉकेज है रास्ते में, आपकी पाइप खराब है, या तो टैंकी में ही पानी नहीं है, मतलब कि फॉर्मेशन में दिक्कत है या उसके स्राव में दिक्कत है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बन ही नहीं रहा है या बनने के बाद उसके डिस्चार्ज में प्रॉब्लम हो रही, कहीं स्रोतरोध है, तो कहाँ दिक्कत है वो आपको ढूंढना है। फॉर्मेशन में दिक्कत है तो उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस से आपको आइडिया लग जाएगा कि थिकनेस कम है तो फॉर्मेशन में दिक्कत है,
तो वहां फिर आपको यष्टि मधु आमलकी गुडुच्ची इस पे जाना पड़ेगा। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस सही है, बन रहा है प्रॉपर, तो फिर आप दशमूल वगैरह पे जाइए, नहीं तो दशमूल रज प्रवर्तनी नहीं देना है अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो फिर वो और दिक्कत करेगा उसमें। तो उसमें आप फिर पित्त नहीं बढ़ाना है, पित्त बढ़ाओगे तो फिर और पित्त के उष्ण गुण से और आर्तव का क्षय होगा, और क्षय होने के बाद अगेन उसको एमेनोरिया हो जाएगा। इसलिए पहले आइडेंटिफाई करो कि फॉर्मेशन में दिक्कत है कि डिस्चार्ज में दिक्कत है। ओके मैम। और मैम वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो मतलब किसकी वजह से हो रहा होगा? मैंने उसको कॉन्स्टिपेशन इतना नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी इतना नहीं है, मतलब होती है, मल प्रवृत्ति अच्छी है उसकी। देखो वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है और एमेनोरिया भी है, ठीक है, तो वहां फिर उसको कफ दुष्टि होगी उस पेशेंट में फिर। हाँ वही, उसकी नाड़ी मैंने चेक की तो कफ के लग रही, मतलब कफ की दृष्टि लग रही है। हाँ, और सिस्टम भी चेक करो, कॉन्स्टिपेशन हो, एनीमिया हो या अग्निमांद्य हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। चंद्रप्रभा वट्टी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो उसके लिए फिर पेशेंट। मैंने दिया है मैम, चंद्रप्रभा और दशमूलारिष्ट दिया है। एक लौह उसमें ऐड कर दो आप, पुनर्नवा मंडल। कौन सा मैम? ओके मैम, ओके मैम। और कितने दिन के लिए रखूं मैम? इन्फेक्शन को भी ओवररूल कर देना चाहिए, जो गंदे पैड्स वगैरह यूज करते हैं बच्चे, तो असेंडिंग इन्फेक्शन में भी कभी कभी वाइट डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा जाने लग जाते हैं। तभी चंद्रप्रभा वट्टी इसी सोच के मैंने बताया कि कहीं इन्फेक्शन होगा तो चंद्रप्रभा वट्टी से दूर हो जाएगा। जी मैम। और मैम हाउ मेनी डेज के लिए देना है ये ट्रीटमेंट, मतलब कौन सा वाला? पुनर्नवा मंडूर और 1 मंथ तो एटलीस्ट दे दो आप, 1 महीना कम से कम। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी डॉक्टर स्मिता जी आप प्रश्न पूछिए। डॉक्टर स्मिता जी। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। मेरा एक पेशेंट है, उसको प्रेगनेंसी रही थी लेकिन ट्यूबल, जैसे आपने अभी सिलिया के लिए बोला था, तो मैंने उसको उत्तरवस्ती दिया था, लेकिन प्रेगनेंसी रहने के बाद क्या कर सकते हैं वो ना आने के लिए वो यूटरस में, ऐसा कुछ है क्या? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। सिलिया के लिए आप मूवमेंट के लिए पहले उत्तरवस्ती 3 मंथ देना है मूवमेंट के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी रह रही है और हमें अभी टाइप जिससे मालूम हो रहा है कि प्रेगनेंसी है लेकिन नहीं आ रही, यूएसजी में नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी है लेकिन यूएसजी में नहीं आ रहा है, एक्टोपिक बता रहे हैं। हाँ एक्टोपिक दिख रहा है पिक्चर, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? ऐसा हुआ है मेरा पेशेंट का। क्या हुआ है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, बीटा एचजीसी बढ़ रहा था लेकिन ब्लीड हुआ वो उधर, तो वो यूटरस में आने के लिए कुछ है क्या, ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या उस टाइम? यूटरस में नहीं आया और एक्टोपिक होके रप्चर हुआ क्या? हाँ। एक्टोपिक दिखा था क्या? नहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन पेन होने के बाद वो खोला तो ब्लीड होके आया था ऐसा। हाँ तो इसको एक्टोपिक की बात कर रही हूँ। समझ गई मैं आपकी बात। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं बोलते, इसको केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इसीलिए अब जो इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है। पहले हम लोग ये डेफिनेशन देते थे कि हस्बैंड के साथ 1 साल रहने के बाद कंसीव नहीं हुई है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, बट अब डेफिनेशन चेंज होकर उसको बोलते हैं द फीमेल हु हैज नॉट अचीव्ड क्लिनिकल प्रेगनेंसी इवन आफ्टर लिविंग विद द हस्बैंड। क्लिनिकल प्रेगनेंसी और केमिकल प्रेगनेंसी दो अलग हैं। केमिकल प्रेगनेंसी मतलब कि यूपीटी पॉजिटिव आता है, आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आता है, लेकिन वहां कहीं आपको प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है या उसमें कहीं भी वो क्या बोलते हैं कि मूवमेंट नहीं दिख रही है, उसकी कार्डियक पल्सेशन नहीं दिख रही, नहीं आ रही है, इसका मतलब कि दैट वाज केमिकल प्रेगनेंसी। और आयुर्वेदिक लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं तो ये वामिनी योनि व्यापद है। षड्हात सप्तरात्राद्वा शुक्रम गर्भाशयगतम सरुजम नीरुजम वापी, यानी कि शुक्र गया, आर्तव के साथ मिला, लेकिन 6 या 7 दिन के अंदर अंदर वो एक्सपेल हो गया, तो ये हो गया इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ। ठीक है,
एक्टोपिक नहीं था, दैट वाज वामिन यूरी व्यापर एंड इम्प्लांटेशन फेलियर। उस पेशेंट में आप बलादी चूर्ण दो और शतावरी घृत दो। बलादी चूर्ण और शतावरी घृत, बलादी चूर्ण दो और शतावरी घृत। और भाव उसकी प्रकाश हिस्ट्री, हाँ, ओके। और इस पे मुझे हमने एक काम patient- इस पे हमने काम किया, रिसर्च भी किया इस पे, बलादी चूर्ण पे, तो ये इसमें काम करेगा आपका। ये अपान काल में 1-2 महीने देने के बाद ही उसको चांस लेने को बोलूं ना, अभी तो एक साइड की हाँ, ट्यूब बिल्कुल, नहीं है, एक साइड से उसको चांस लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे दूसरा एक पेशेंट के बारे में पूछना है, वो प्रेगनेंसी है 5th मंथ, अभी 4.5 महीने हुए हैं, उसको डायबिटीज मेलिटस है और ग्लाइसिफेज 250 TDS चल रहा है। तो अभी मैंने 1 महीने का दिया, अभी पिछले महीने आई थी मेरे पास, तो स्टेबल रह गई है, बड़ा नहीं है डोज ग्लाइसिफेज का, या कुछ सिम्टम नहीं आ रहे, HbA1c वगैरह नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मैं इंसुलिन पे शिफ्ट ना हो, प्रेगनेंसी 9 मंथ तक चले, इसलिए मैं आयुर्वेदिक क्या दे सकती हूँ इस पेशेंट को? फलत्रिकादि कषाय लो डोज में दे दो। लो डोज 1 टीस्पून बीडी। हाँ, मतलब ऐसा, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि क्वाथ अगर आपने लिया है, उसको बॉईल करके दोगे तो वो विरेचन करेगा, और विरेचन अगर होता है तो वो प्रेगनेंसी को हार्मफुल होता है। तो जो बना बनाया रहता है वो थोड़ा सा कम तेज होता है। तो थोड़ा सा देने के बाद देखो कि उसके कोस्ट के ऊपर क्या असर हो रहा है, उस हिसाब से डोज डिसाइड करके तो फिर आप पेशेंट को लो डोज में फलत्रिकादि जो कंटिन्यू दे दो। बाकी डाइट और थोड़ा योगा, थोड़ा वॉकिंग वगैरह बोला है, उससे योगा वो तो नहीं स्टेबल कराओ उसको, योगा नहीं कराओ, खाना नहीं, खाने के बाद सिर्फ वज्रासन चलन, लेना। हाँ, वज्रासन, और हाँ, ठीक है। और फलत्रिकादि ही सिर्फ है, या कोई मेथी वगैरह ऐसा खाने में, it is करेला ज्यादा खाओ, sufficient। मेथी ज्यादा खाओ, ऐसा? नहीं, मेथी नहीं देना प्रेगनेंसी में, मेथी नहीं देना है, नहीं ठीक है। देना। और सिर्फ फलत्रिकादि फिर हम और तो सिर्फ इतना ही करते हैं, उससे ही से आ जाता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? डॉक्टर जी प्रियदर्शनी सर। जी। हाँ जी, प्रणाम मैम। एक पेशेंट है 29 ईयर्स ओल्ड, तो उसकी हिस्ट्री सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। वैसे उसको पहला बेबी जो है 8 इयर्स का है, उसके बाद उसका 4 टाइम DNC हुआ है, और ओलिगोमेनोरिया था, उसके लिए आई, और इरेगुलर मेंसेस थे उसको। तो उसको मैंने शुरू में रसपाचक, रक्तपाचक, आरोग्यवर्धिनी, योगराज गुगुल ये दिया, फिर बस्ती भी दिया, योग बस्ती का उसका एक ये किया। उसके बाद में फिर USG की, तो उसमें फॉलिकल्स तो बन रहे थे लेकिन एंडोमेट्रियल थिकनेस कम था, इसलिए पुष्प धनवारस, फलग्रुत, ताप्यादि वो दिया। तो फर्स्ट साइकिल में जो है 8 पॉइंट, हेलो, हाँ सुन बोलते रही रहिए, हूँ, बोलते रहिए। बोलो। 0.9 mm तक आया था उसका, और फॉलिकुलर साइज जो थी तो वो 21/16 थी, फॉलिकल रप्चर भी हुआ था। लेकिन उसके बाद जो मेंसेस आए वो भी स्कैंटी ही थे उसके। और सेकेंड साइकिल को क्या हुआ फिर, पहले से जो है एक 10 mm तक उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस गया, लेकिन उसको मेंसेस नहीं आए अभी तक, 1-1.5 महीना हो गया। फलग्रुत दिया था, और ये भी दिया था पुष्पधन्वा, और विश्व यानी सुंठी और दूध के साथ गंधर्व तेल देके अनुलोमन भी कराया था उसका। और फलग्रुत के पिछू और फलग्रुत का मात्रा बसी अल्टरनेट दिया था उसको। मेंसेस के 10 डेज पहले बंद किया था। दशमूलारिष्ट और कुमारियासो दिया था, कन्या लोहादी भी दिया था। तो फिर उसमें मेंसेस क्यों नहीं आए होंगे, उसमें कैसा विचार करे? फिर आपने बहुत सारी मेडिसिन दे दी ना, इसीलिए नहीं आया। उसको सारी मेडिसिन बंद करा के दीपन पाचन करके सिर्फ नहीं, मात्रा ये स्टेप बाय स्टेप दिया मैम, एक ही साथ नहीं दिया। जैसे शुरू में रसपाचक दिया, आरोग्यवर्धिनी दिया, फिर उसके 7 दिन बाद रक्तपाचक दिया, योगराज गुगुल दिया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिया, सारे एक साथ नहीं दिए।
उसको सिर्फ मात्रा बस्ती दे दीजिए। किसका दो मैम? सहचर तेल का वगैरह? सहचर तेल का, हाँ सहचर तेल का। और फिर चंद्रप्रभा वगैरह भी देना चाहिए क्या? कुछ मत दो अभी, सिर्फ मात्रा बस्ती दे दो, दीपन पाचन पे रखो उसको, चित्रक हरितकी वगैरह पे बस। हाँ 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 हाँ। तो उसमें अभी ये 4 बार डीएनसी थी, तो फिर उसका पहले यानी लेखन था तो ब्रूहण ही करना चाहिए, यानी दीपन पाचन करके ब्रूहण करके फिर ही उसका ये करना चाहिए था ना मैम? थोड़ा सा गैप देना होता है इन केसेस में। ये होता है कि रिपीटेड एबॉर्शंस के बाद ना सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो थोड़ा सा ग्रहण करने के लिए भी आपको गैप देना है उसको। समझ रहे हैं ना? रसव स्रोतस को पहले बल देना है, उसमें लघु वसन मालती वगैरह आपको देना चाहिए था दीपन पाचन कराने के बाद, और फिर अपनी मेडिसिन देनी है। सीधा सीधा हम लोग बहुत बार, मैं क्या करती हूँ कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर्तव स्रोतस पे काम करने वाली मेडिसिन देना ही नहीं उसको शुरुआत में, थोड़ा सा रेस्ट दे दो उसके सिस्टम को, और मिनिमम मेडिसिन से काम चलाओ। 3 से 4, बस 4 से ज्यादा मेडिसिन पेशेंट्स को नहीं देना, ठीक है? तो इसमें रसव स्रोतस पे काम करके लघुवसन मालती जो है रसव स्रोतस पे काम करती है, तो वो आप उसमें पेशेंट को दे दो शुरुआत में 2 महीने दीपन पाचन के साथ, फिर अपने बाकी मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम। और एक पूछना था मुझे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोविड पॉजिटिव हुआ पेशेंट, यानी फीमेल पेशेंट, कोविड का मतलब हम लोगों को अलाउड नहीं कोविड के बारे में बोलना, कुछ और पूछ लीजिए। अच्छा ओके। नेबोथियन सिस्ट का मैम कैसे विचार करें? हमारे इंस्टीट्यूट में हम फैकल्टी को अलाउड नहीं बोलना। अच्छा ओके। नेबोथियन सिस्ट का मैम कैसे ये करे, विचार कैसे करे? नेबोथियन सिस्ट किसको है? नहीं, प्रेगनेंसी नहीं मैम। किसको है नेबोथियन सिस्ट, थोड़ा सा बताओ तो फिर मैं उसको थोड़ा सा और बता दूंगी। 35 इयर्स फीमेल है, उसको है। उसको 3-4 महीने से मेंसेस नहीं आए थे, तो फिर दशमूलारिष्ट कुमारिया सूर्या तो वो, और योगराज गूगल तो वो हो गया, लेकिन यूएसजी में फिर बताया है कि सिस्ट है करके। नेबोथियन सिस्ट क्या है पहले तो वो समझ लो, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा अभी स्टूडेंट की तरह भाषण दे देती हूँ, ठीक है? नेबोथियन सिस्ट क्यों होता है और क्या है? नेबोथियन सिस्ट सिर्फ ये कि फ्लूइड फील्ड सैक है, और फ्लूइड फील्ड सैक कब बनता है कि वहां पर रिपीटेडली एक्सुडेशन हो रही है। रिपीटेड एक्सुडेशन क्यों हो रही है? कि वहां शोथ है, जहाँ शोथ है वहां क्लेद है, ठीक है ना? तो आपके पेशेंट में क्या होगा कि क्रॉनिक उसको वाइड डिस्चार्ज की दिक्कत होती होगी पेशेंट को। क्रॉनिक वाइड डिस्चार्ज की पेशेंट में नेबोथियन सिस्ट मिलता है। हाँ, ये वो भी दिक्कत हिस्ट्री है। हाँ, ये दिक्कत होगी, तो उसके वाइड डिस्चार्ज का कॉज क्या है वो देख लीजिए, कि जनरल कंडीशन को ठीक करिए तो नेबोथियन सिस्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। नेबोथियन सिस्ट के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं देना आपको। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर सविता मित्तल जी, आप पूछिए। थैंक यू सर। नमस्कार मैडम, आपको भी मैं सुनती हूँ, आपको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। थैंक यू मैम, पर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मैं फॉलो करती हूँ उनको, और मुझे डे टू डे प्रैक्टिस पे वो ऑलवेज हेल्प करती हैं। थैंक यू। आज मेरा क्वेश्चन है, हेलो मैम, सुन रही है ना मेरी आवाज? बिल्कुल सुन रही मैडम। मेरा एक पेशेंट है चल रहा मेरे पास, शी इज एक्चुअली हैविंग इनफर्टिलिटी फ्रॉम 7 इयर्स। तो 7 साल शादी को हो गए, पहले उसने सब कुछ लिया, अभी जो HSG हुई उसमें बोथ द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। एक तो उसकी कॉर्नुअल एंड पे ही है, सेकंड इज फेम्ब्रियल एंड पे। मैंने उसकी 2 मंथ्स उत्तर बस्ती क्षार का सीस से करी, शोधन भी करा अच्छे से। फिर उसको मैंने जो भी ट्रीटमेंट हम सोचते हैं कि पर्दिका शतावरी के साथ में लाके पर्दिका भस्म, त्रिफला गुगलू, मैंने मतलब 6 मंथ से मैं करा उसका ट्रीटमेंट। 3 मंथ्स के बाद जब दोबारा करवाया HSG तो अगेन मतलब कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अभी मुझे है कुछ और, हम क्या कुछ सोच सकते हैं दोबारा से उसके लिए? बिकॉज पेशेंट कह रही कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अभी आजकल मतलब नहीं उसका हो पा रहा, अगर वो जाती है लेप्रोस्कोपी के लिए या IVF के लिए, एंड प्राइवेटली वो कह रही कि अफोर्डेबल नहीं है फॉर IVF।
तो वही कह रही कि मैम आप ही देखो, अगर मेरी एक ट्यूब भी खुल जाए, मुझे अगर इससे फर्क पड़ जाए, तो फिम्ब्रियल एंड वाले में हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है कुछ? यहाँ पे पेशेंट में कहीं ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं थी? मैंने पूछा, वो कह रही कि कुछ ऐसा बता तो नहीं रही, पर उसने एक बार गांव में कह रही मैंने दवाई खाई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं उसका मतलब पर वजाइनल एग्जामिनेशन में कोई बैड पिक्चर नहीं है, तो वो कह रही मेरे को एक बार प्रॉब्लम हुई थी, फीवर रहता था, मुझे लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस से ही हुआ होगा, या मुझे लग रहा है कोई अनमैरिड टाइम कोई डीएनसी की हिस्ट्री ना रही हो। अब पेशेंट रिवील नहीं करेगी ये बात। अच्छा, अभी ठीक है, कोई बात नहीं। वो उसमें आप एक ESR करा लीजिए, टीबी गोल्ड करा लीजिए, ठीक है? आपको याद होगा अरविंद पाठक जी ने एक बार क्लास में बोला था, मुझे याद है कि राजेश्मा अगर पहले हुआ है तो एक बार फिर से राजेश्मा की चिकित्सा दे दो, ठीक है ना? तो इसमें आप ESR करा लीजिए, टीबी गोल्ड करा लीजिए, फिर उसमें अबरक भस्म और स्वर्ण वाला योग दे दो। टीबी गोल्ड पॉजिटिव भी आता होगा तो 15 दिन बाद नेगेटिव हो जाता है उससे। ठीक 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 है, इसको ट्राई करती हूँ। ठीक, हाँ। और फिर बाकी पेशेंट को थोड़ा सा देख के आप शोथर वगैरह मेडिसिन भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए इसमें। हाँ ठीक है। अबरक भस्म और स्वर्ण वाला कौन सा योग स्वर्ण प्रेफर करेंगे? हाँ, स्वर्ण वसन मालती। स्वर्ण वसन मालती, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। अभी ट्राई करती हूँ 3 months बाद, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन। ओके। डॉक्टर अंजू जी आप आइए। डॉक्टर अंजू जी प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम मैम। मैंने पूछना था जो जिन पेशेंट्स में रिपीटेड अबॉर्शन की जो हिस्ट्री रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यू टू रूबेला, उनमें हम कैसे डील कर सकते हैं? इसमें शोधन कराना पड़ता है अगर रिपीटेड अबॉर्शंस हुआ है तो उसमें, लेकिन ड्रास्टिक शोधन नहीं कराइएगा, मृदु शोधन कराने के बाद उसमें रसायन देना पड़ेगा आपको। और इसमें मेरा ड्रग ऑफ चॉइस जो मैं देती हूँ अश्वगंधा, बला, शतावरी, गुड़ुची, ये 4 चीजें जो है वो मैं पेशेंट को दे देती हूँ। और फिर कंसेप्शन के बाद भी आप उसको कंटिन्यू करिए, कंसीव हो जाती है उसके बाद भी पेशेंट को देते रहिए इसको, फिर नहीं है। मेरी पेशेंट है मैम, उसको जो रूबेला पॉजिटिव आया था, पहले उसके 3-4 बार अबॉर्शन हो चुका था, उसके बाद उसका उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए तो रूबेला पॉजिटिव आया, फिर उन्होंने वैक्सीनेशन करवा दी, बट स्टिल उसकी प्रॉब्लम यही है, ये उसकी प्रॉब्लम स्टिल। हाँ, इसमें ये दीजिए ना अश्वगंधा, बला, शतावरी, गुड़ुची वाला योग कंसीव होने के बाद। ठीक है मैम। ठीक है, डॉक्टर कल्पना जी आप प्रश्न पूछिए। हेलो मैम। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कपल अभी, बिकॉज पीपल हैव गॉट अवेयर कि दे वांट अ गुड चाइल्ड एंड वी शुड गो फॉर शोधना बिफोर कंसेप्शन, तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट ड्यूरेशन लाइक, कि मतलब कैसे उनको बोलना है कि आपका अगर प्लान करना है तो 2 months बिफोर, 3 months बिफोर यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि 3 months का ड्यूरेशन आपका, क्योंकि हम वमन विरेचन वगैरह पूरा शोधन जब करने की बात करते हैं तो इट टेक्स 129 days कंप्लीटली थरली, उतना तो होता नहीं है, बट लाइक अकॉर्डिंग टू दी शास्त्र इफ वी से, तो वी हैव टू टेल देम कि 3 months आपने सिर्फ शोधन विधि और जो भी आपके धातु पोषक जो भी तत्व होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, तो इट विल टेक 3 months ऑफ टाइम, ऐसा उनको बोलना है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, मासानुमासिक काढ़ा जो अवेलेबल है मार्केट में, तो यूजुअली ऐसा होता है कि फर्स्ट मंथ में पेशेंट कंसीव होने के बाद ही दे कम टू नो कि यूपीटी पॉजिटिव एंड देन दे कम टू अस, सो वी आर नॉट एबल टू गिव देम द फर्स्ट मंथ ऑफ काढ़ा, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड मंथ ओनली, तो उसको कैसे प्लान करें, दैट इज माय सेकेंड क्वेश्चन। और जब हम मतलब नॉर्मल जैसे शादी होने के बाद में इफ दे आर नॉट हैविंग रिसीव कंसीविंग, so should we go for all the investigations or only मेल का स्पर्म काउंट लेना है एंड देन फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस करने हैं कि दोनों के पहले करने हैं, कैसे? दैट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज क्योंकि मेल का अगर एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया आता है तो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गिव हिम ट्रीटमेंट, यूजुअली वी से 3 months ओनली, आपको 3 month दवाई लेनी पड़ेगी, तो फिर कैसे मतलब ये करना, हाउ टू प्लान अकॉर्डिंगली, लाइक वी हैव टू गिव अ कंप्लीट शेड्यूल फॉर द कपल, तो हाउ वी आर गोइंग टू प्लान with Shodhan Karma and मासानुमासिक काढ़ा? Thank you, ma'am. देखो, मैरिज के बाद 1 year तक तो कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराना है, सबसे पहली बात।
कुछ भी नहीं कराना है इन्वेस्टिगेशन उनका, लेट देम लिव। ठीक है, बेशक वो प्लान कर रहे हैं, इवन देन कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराना है विद इन 1 ईयर। ओके, नो nowadays बिकॉज लेट मैरिजेस हो रही है ना, तो लाइक कोई आफ्टर बात नहीं 31। हाँ, ओके। देखो ऐसा रहता है ना कि बोलते हैं ना 100 महीने से गर्भ धारणा नाम, तो ये भी हम लोग एक पॉजिटिव स्ट्रेस उसमें इंड्यूस कर रहे हैं बाय द इन्वेस्टिगेशंस। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओ, उनको बोलो यू एंजॉय एंड लीव योर लाइफ। ठीक है, बाकी शोधन वगैरह थेरापी आप उसको बता सकते हो, आप जो भी आप प्लान करना चाह रहे हो। अगर पेशेंट आपको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है पूरा आपका थेरापीज, तो पूरी पंचकर्मा थेरापीज करा के उसको बता दो कि कोई बात नहीं, हम लोग ये प्री कंसेप्शनल केयर जो है वो बताते हैं, अगर आपको फिजिबल लगता है तो आप करिए, तो कराते हैं पेशेंट्स। बट लेकिन उसमें उत्तरबस्ती नहीं कराइए, हम उत्तरबस्ती नहीं सजेस्ट करेंगे जस्ट मैरिड फीमेल्स में। उत्तरबस्ती अवॉइड कर दीजिए। सिंपल विरेचन, विरेचन नहीं बीजम कार्मुकत्वम भवति, तो सिंपल विरेचन भी काम करता है। अगर जस्ट मैरिड है, लेट मैरिज हुई है, तो आप विरेचन से भी काम चला सकते हो। उनके विरेचन कराओगे तो उससे भी बीज एक्सीलेंस जो है वो बीज में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और साथ में हाँ, भी प्रजास्थापन जो गण जो है वो आप उसको दे सकते हो। नहीं, जैसे मेंसेस आ जाते हैं, वी हैव टेकन द पेशेंट फॉर से विरेचन कर्मा, तो 5 दिन या 7 दिन जो भी है घृतपान चलेगा, उसके बाद संसर्जन क्रम चलेगा। तो ये जो है ये बिफोर पीरियड्स, आफ्टर पीरियड्स, उसको कैसे प्लान करें? जैसे हमने चालू किया है, इन बिटवीन शी गेट्स अ पीरियड, सो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क आउट विद दैट पार्ट? तो जिस महीने में आपने विरेचन कराना है उस मंथ में तो वो कंसेप्शन के लिए ट्राई नहीं करेंगे ना। अच्छा, तो उनको स्ट्रिक्टली बोलना है कि दे हैव टू अवॉइड द कांटेक्ट। हाँ, उसमें नहीं करेंगे। और अगर चाहते हैं तो आप नित्य विरेचन पे डालिए, एरंड स्नेह का नित्य विरेचन, जो हम अपने पेशेंट्स में जो कराते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट है और हमें विरेचन कराना है, उसका फॉलिकल का साइज देखना है कि फॉलिकल साइज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें फिर हम एरंड स्नेह देते हैं। मृदु मध्य हाँ, कोष्ठ की एग्जामिनेशन करने के बाद, मृदु कोष्ठ है, मध्य कोष्ठ है, क्रीर कोष्ठ है, कैसा कोष्ठ है, तो कोष्ठ के हिसाब से 10, 20, 30 ml आप पेरेंट्स ने दे दो उसको। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में आप सिर्फ 8 दिन के लिए दो उसको, विरेचन हो जाएगा। विरेचन से उसका फॉलिकल एकदम एक्सीलेंस बनेगा, बढ़िया बनेगा। कोई इन्वेस्टिगेशंस मत एडवाइस करो, ठीक है। 30 ml डेली फॉर 8 days यू आर सजेस्टिंग? यस, ओके ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोस्ट, मृदु कोस्ट है तो 10 ml देना। 10 ml, हाँ हाँ, ठीक है। इसका मेथड ये है कि एम्प्टी स्टमक देना है पेशेंट को, सुबह देना है। एम्प्टी स्टमक देने के बाद उसको बोलना है आधा घंटा वॉक करिए, गर्म पानी पीना है, जब तक उसके डकार आते हैं तब तक कुछ नहीं खाना है। डकार आना बंद हो गए, स्मेल आना बंद हो गई, फिर वो नाश्ता कर सकती है। जी जी, ठीक है। हाँ, और कितने इमोशंस हुए वो सब नोट करके आपको बता दे कि कितनी शुद्धि हो रही है उसकी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि शुद्धि प्रॉपर हो रही है। तो ये दैट्स ये कि क्या बोलते हैं, शॉर्टकट ऑफ विरेचन। तो ऐसा आप 8 दिन तक उसको विरेचन करा दो, फिर उसका साइकिल के हिसाब से आप चेक कर लो कि उसका कितने दिन का साइकिल है, उसमें 14 डेज माइनस करके उसका ओव्यूलेशन का टाइम देख लो कि हाँ ये टाइम होगा ओव्यूलेशन का, तो वो 1 वीक उनको फ्री छोड़ दो, फिर उस 1 वीक में कोई थेरापी नहीं कराओ। ओके, ठीक है। हाँ, 1 वीक कोई थेरापी नहीं, उनको बोलिए कि यू लिव योर लाइफ, एंजॉय, आप रिलेशन बनाओ 1 हफ्ता, उसके बाद फिर आप अपना जो मेडिसिन जो है आप प्रजास्थापन गण देना चाहो, फलगृत देना चाहो कि कुष्मांड देना चाहो, धात्री लो, कुछ भी पित्त शमन जो है मेडिसिन, तो उसको ऐड कर दो। ओके, जस्ट टू बूस्ट की या सपोर्ट द कंसेप्शन। पित्त शामक मेडिसिन कोई भी आप अपनी चॉइस की, जैसे मैं तो देती हूँ कुष्मांड, हम कई बार देते हैं, कई बार धात्री लौ दे देते हैं, कई बार फलसर्पी, कई बार शतावरेक्स भी दे देते हैं। तो अब हमारे हिसाब, पेशेंट के हिसाब से हम थोड़ा सा इस हिसाब से सोच लेते हैं, तो ये आप दे दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि शी हैज कंसीव्ड, देन उसके बाद अपनी पूरा मासानुमासिक परिचर्या स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड अपना आयुर्वेदिक कोई मेथड है क्या विदाउट यूएसजी? कैन वी अंडरस्टैंड फॉलिकुलर स्टडी, लाइक व्हाट? उस आपको कोई फॉलिकुलर स्टडी नहीं कराना है आपको, जस्ट जो मैरिड जो है उनमें हम लोग नहीं सजेस्ट करते। मैंने बोला ना 1 साल तक हम कुछ नहीं कराते इन्वेस्टिगेशंस,
if you are नहीं planning. not for newly married, not for newly married. Like follicular study अपने को चाहिए. She is like late infertile patient है, काफी साल हो गए शादी को, not getting conceived. तो ऐसे इसमें if they are not able to spend money, so is there any other alternative method where we can understand the follicular study of accordingly? बेस्ट मेथड तो फॉलिकुलर स्टडी है, TVS ही है, उसी से हमें साइज का पता चलता है और वहाँ वी हैव टू हैव एन आइडिया कि हमें इसमें कोई ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन करना है, फॉलिकुलर साइज कम बन रहा है. कई बार ये होता है कि 15x17 ही रप्चर हो गया, तो फिर उसमें बाद में जाके अबॉर्शन होगा नेक्स्ट साइकिल में. जैसे कंसीव हुई UPT पॉजिटिव होगी लेकिन अबॉर्शन के चांसेस होंगे. तो साइज ऑफ द फॉलिकल आपको पता होना चाहिए. अगर 20x20 पे नहीं रप्चर हुआ, जाके 28x32 पे रप्चर हो गया और फिर वो कंसीव हो गई, तो वहां भी जाके फिर उसमें बाद में दिक्कत हो सकती है. तो साइज ऑफ द फॉलिकल और कहाँ प्रॉब्लम है, फॉर दैट TVS इज द बेस्ट मेथड टू हैव आइडिया कि आपको क्या आगे ट्रीटमेंट प्लान करना है पेशेंट का. क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आती है तो शी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. हाँ, तो हर तरह से हमें उसको सेफ रख के तो उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है. ओके ओके, थैंक यू मैम. बहुत मैम अच्छा. आपने विरेचन का बोला ना मैम, जो आप जैसे 7 to 8 days हम दे सकते हैं उनको अगर वो घर पे है और हम नहीं कर पाते क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दोषास हम जैसे एरन तेल यूज करें या फिर कुछ और कॉम्बिनेशंस में भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. एरन तो मैं एरन स्ने का हमने इस पे रिसर्च किया है, तो मैं थोड़ा सा वो एग्जांपल दिया कि अभी भी हमने कंप्लीट किया है कि अनएक्सप्लेन में हमने एरन स्ने देके IUI किया, तो उसमें हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. तो मैंने ये तुरंत ही, जैसे इसमें ये होता है ना कि आपको विरेचन देना है तो कैसा देना है, तो ये स्नेह युक्त विरेचन जो है ये देना जो है वो फर्टिलिटी में काम करता है. इसलिए रुक्ष विरेचन नहीं करना है आपको, स्निग्ध विरेचन करना है, तो एरन स्ने जो है बेनिफिशियल रहता है के पेशेंट्स में. मैडम IUI के लिए हमारे पास लिमिटेशंस हम कर सकते हैं क्या? हम तो करते हैं. ठीक. हेलो हस्बैंड सीमन से कि डोनर से भी कर सकते हैं? नहीं, हस्बैंड के सीमेन से वॉश करके डोनर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने रहते हैं. तो हस्बैंड सीमन पे कोई इतनी लिमिटेशंस नहीं है? नहीं है. ठीक, थैंक यू. हेलो मैम, मेरी क्वेरी है मैम, जैसे आपने अभी बताया कि 2 से 3 महीने 6 महीने में भी हमारे पास ना आ जाते हैं, उनको फैमिली का प्रेशर इतना रहता है कि कंसीव नहीं हुआ, 6 महीने हो गए शादी को, तो इन दैट केस मेन को भी हमें कुछ देना चाहिए. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ कैन वी हेल्प द मेल पेशेंट? मेल पेशेंट के लिए तो हमारे पास एन नंबर ऑफ मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है. तो हाँ, आप दे दो पेशेंट के हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल है. बट मैं जैसे स्टार्ट करती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा विरेचन मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं सीधा अपने प्रिंसिपल के हिसाब से चलती हूँ. तो विरेचन नहीं बीजम कारुमुगत्वम भवति मेरा पेट है कि हम विरेचन थोड़ा सा कराते हैं, उसके बाद ही उसमें रसायन देंगे. बिना विरेचन के कोई रसायन मेल मेंबर को मैं नहीं अलाउ करती हूँ. तो थोड़ा सा विरेचन कराने के बाद हम रसायन औषधियां जो अपने पास बहुत सारी है, अश्वगंधा है, चंद्रप्रभावटी है, फिर रसायन चूर्ण है, ये सब कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो आपके पास जो अवेलेबल है. जी, लेकिन इसमें भी फिर हमें स्निग्ध विरेचन ही देना पड़ेगा क्या? हाँ, मेल फैक्टर में लेकिन स्ट्रेस फैक्टर चेक करो और उसको कोई हैबिट तो नहीं है. स्मोकिंग, हाँ स्मोकिंग मेरा तो रटा है कि कुछ लेते तो नहीं है, खैनी कुबेर शिखर ये वो, तो सब हम पूछ लेते हैं. और कई बार तो होता भी है तो हम पॉकेट से निकलवा के फिकवाते हैं पेशेंट्स से, तो स्ट्रिक्टली वो उस बंद करवाना पड़ता है. स्मोकिंग की हैबिट है या फ्रेंड सर्कल में कोई स्मोकिंग कर रहा है और जीन्स टाइट पहनने की हैबिट है, तो वो भी चेंज करवाना पड़ता है कि जीन्स बंद करवा दो, स्मोकिंग बंद कराओ, पान गुटखा शिखर की खैनी छेनी सब बंद कराओ, तो हम दवाई लिखेंगे, नहीं तो नहीं. यस मैम. मैम इसमें भी विरेचन हमें स्निग्ध देना पड़ेगा या हम कुछ और भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक विपत्ति कर वगैरह? हाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. इसमें फिर हम इक्षुरस का पान अगर सीजनल है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि इक्षुरस का अवलेह वगैरह भी जो है ज्यादा मेल्स में दिया जाता है ना मैम, जस्ट टू इंक्रीज द स्पर्म काउंट. दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके मैम, थैंक यू सो मच.
हेलो मैम, अभी आपने रूबेला का हिस्ट्री बोला था हो, तो मेरा एक पेशेंट है, उसको रूबेला की हिस्ट्री और नेचुरली उसको रह नहीं रहा है, उसका फॉलिकुलर स्टडी यूएसजी सब नॉर्मल है, रप्चर भी अच्छी तरह से होता है, लेकिन रूबेला की हिस्ट्री निकली है अभी, तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ? उसको भी थोड़ा सा शोधन करा के तो फिर आप श्रमहर दशमानी दे दो उसको। श्रमहर दशमानी दशमानी क्या है ये यार? श्रमहर टैबलेट है ये? नहीं, श्रमहर दशमानी गण है, जो आप सर से पढ़ लीजिएगा थोड़ा, दशमानी सारी सर बता देंगे। नहीं, देना कैसे है? देना तो कैसे है? उसको देने के 2-3 तरीके हैं, या तो उसका कषाय दे दो, श्रमहर दशमानी जो गण है पूरा उसका कषाय बना के दे दो पेशेंट को, या तो हम तो कई बार ग्रेन्यूल्स भी पेशेंट को बनवा के दे देते हैं कि आप इसका ग्रेन्यूल्स बना के, या तो वैसे ही उसको कंज्यूम करने के लिए दे दो, चूर्ण रूप में भी दे दो। हाँ, चूर्ण दे दो, कषाय दे दो, ग्रेन्यूल्स बना दो। श्रमहर दशमानी बेस्ट है, जो भी हैबिचुअल एबॉर्शन भी है उनमें भी हमने काम किया श्रमहर दशमानी पे, वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पुत्रग्नि योनि व्यापक जो है वो बोलते हैं, उसमें श्रमहर दशमानी का बहुत अच्छा रोल है। और एक पेशेंट मेरा द्राक्ष गर्भ का हिस्ट्री है उसको, और 6 महीने हो गए हैं, अभी उसको क्या बोल सकती हूँ, पंचकर्म करा के ले लूं या अभी मैं 6 महीने वेट करूं? उसको अभी वेट कराओ पेशेंट को, अभी गैप दो थोड़े दिन, ठीक है, क्योंकि द्राक्ष गर्भ 6 के महीने बाद हुए गैप का, पूरा 1 साल करूँ गैप? हाँ, क्योंकि यूट्रस उसके बाद बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, तो हाँ, तो उसका थोड़ा सा, नहीं तो फिर बाद में रप्चर होने के चांसेस है, ट्रेन रप्चर वगैरह। और थोड़ा उसी का AMH लेवल भी ज्यादा है, उसकी एज 36 है, तो AMH लेवल का कंसेप्ट ओवरऑल बोलिए ना, क्या दे सकते हैं हम? AMH लेवल कम हो तो, और एज ज्यादा, अभी तो लड़कियों को यही प्रॉब्लम है, लेट शादी होती है। उस पर बोलिए मैडम AMH लेवल को। AMH लेवल में हम लोग यही बृहण बस्ती रसायन वगैरह सब देते हैं, तो उससे ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें भी। AMH लेवल कराते हैं, एक रूटीन प्रोसीजर हो गया कि AMH कराना है, बट AMH का मतलब ये है कि ओवरी में फॉलिकल्स हैं कि नहीं है, ठीक है, फॉलिकल्स तो हैं ओवरी में, तो आप उन्हीं फॉलिकल्स को, एक ही तो हमें एग चाहिए रहता है, तो उसको एक्टिवेट करके तो उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। AMH का ज्यादा स्ट्रेस पेशेंट को नहीं देना है, उसको बोलना है कोई बात नहीं, ठीक है तुम्हारी रिपोर्ट, हम एक ही अंडा चाहिए, हम निकाल लेंगे। वो पेशेंट ना 36 एज हुआ है और अभी 1 साल रुकना है, तो वो टेंशन ले रही है थोड़ा, मैंने काउंसलिंग किया लेकिन थोड़ा भी स्ट्रेस ले रही है, उसके बाद फिर गड़बड़ी कर रही है। वही तो बोली, अभी कुछ स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इनफर्टिलिटी केसेस में। थोड़ा काउंसलिंग करके पंचकर्म के लिए 2-3 महीने मांग के ऐसा कुछ एक्सपांड करती हूँ उसको। और नहीं, उसमें शिरोधारा कराओ, शिरोधारा कराओ उसमें। शिरोधारा, ओके करा। मैम ये जो आपने नमस्ते मैडम। थैंक यू मैम। हेलो मैम, अगर फॉलिकल रप्चर नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए चित्रकादि वटी, लहसुन आदि वटी। और कई बार ये भी होता है मैम, चित्रकादि वटी हम डे 6 पे शुरू कर दें। हाँ, अगर चित्रकादि वटी कई बार हम डे 5 पे शुरू कर दें 2 TDS, तो कई बार 17 mm पे ही रप्चर हो जाता है। डे 5 पे तो शुरू ही नहीं करना है आपको। मैम एक बार जामनगर गई थी मैं, तभी देखा था, वहां पे किसी का थीसिस था, वो कह रहे कि हम डे 5-6 पे ही शुरू कर देते हैं ताकि अच्छे से रप्चर हो जाए। नहीं, डे 5 पे तो शुरू ही नहीं करना है आपको, एज पर दी साइज ऑफ फॉलिकल 17-18 होना स्टार्ट होता है, उसके बाद शुरू करो। ठीक। हाँ, डे 5 पे नहीं। हाँ, अब तो मैंने बंद कर दिया, एक आध बार करा तो वो 15 से 17 के बीच में ही रप्चर हो जाता है। हाँ, वो फिर आगे जाके अगर कंसीव हुई तो एबॉर्शन हो सकता है, फिर 15-17 फिर वो डर लगता है। पेशेंट तो एक डिस्कस करनी थी आपसे, अगर टाइम है अभी थोड़ी देर मुझे मिलेगा। मेरी एक अनमैरिड, शी इज 23 इयर्स, तो उसके बहुत बड़ी ओवेरियन सिस्ट हो गई है, द सिस्ट इज लाइक 20 वीक साइज ऑफ द यूट्रस, और पेशेंट को प्रॉब्लम है कि वो करनाल के पास कहीं से उसने मेडिसिन खाई, उन्होंने वृद्धि वाटिका वटी, कांचनार, गुगलू एंड ये सब कुछ दिया था। जब वो कह रही थी मैंने लिया, तो जब भी मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ तो उसको ग्रहणी के सिम्टम्स हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट मोशंस। पेशेंट स्ट्रेस में तो होगी, वो जॉब करती है किसी IT कंपनी में,
अच्छी सी पेशेंट है, तो अब उसको सर्जरी तो सबने बोल दिया कि लेप्रोस्कोपी करा ले। अब नाउ शी इज आस्किंग कि क्या मेरी ये 20 वीक साइज वाली सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट चली जाएगी? देखो, अनमेरिड गर्ल्स है, 23 इयर्स की एज है, उसमें ओवेरियन सिस्ट है और इतना ह्यूज साइज है, तो कार्सिनोमा होने के चांसेस है। डोंट टेक रिस्क, उसका CA-125 कराओ पहले, देखो क्या लेवल है उसका, क्योंकि अनमेरिड गर्ल्स में इतने ह्यूज साइज का सिस्ट है तो डीफेम होने के चांसेस है, तो उसमें चांस मत लीजिए। ठीक है मैम। CA-125 तो उसका नॉर्मल है, करवा लिया वैसे, एंड MRI वगैरह भी करवा ली। उसका जो कोई एडहेजन्स वगैरह या एसोसिएटेड विद ऑल द अदर ऑर्गन्स तो नहीं है। हाँ, पर सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है, बिल्कुल 20 वीक साइज ऑफ द यूट्रस, जैसे हम PA करते हैं। कितने ड्यूरेशन में बना इतना बड़ा साइज, ये भी देखो। वो कह रही मुझे पता ही नहीं चला, 3 महीने पहले मुझे पता चला, तब मुझे किसी ने बताया कि ऐसा है अल्ट्रासाउंड में। फिर उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। मेरे पास तो इसलिए आए थे कि देखिए एक बार। मैंने जब इतना साइज देखा, मैंने कहा आप लेप्रोस्कोपी करवा लो, बेटर है। वो कह रहे नहीं, अनमैरिड है, कल को शादी होएगी, पता चलेगा सर्जरी हुई है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आप बताइए कुछ हो सकता है। अभी मैंने रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, मैंने कहा चलो लेट मी सी कि थोड़ा शोधन तो मैंने सोचा था मात्रा बस्ती सैचर से करा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं। नहीं, देखो ना, आपका पेशेंट की ओवेरियन सिस्ट अगर 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होती है, आप मेडिसिन देते हो तो भी 2-3 महीने कई बार लग जाते हैं। और इतना यूज साइज 20 वीक्स अगर आप साइज बता रहे हो, अनमेरिड है, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि कार्सिनोमेटस होने के चांसेस होते हैं, तो डोंट टेक रिस्क उसमें। ठीक है, लेप्रोस्कोपी इज बेस्ट फिर उसके लिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, अपनी मैं बोल रही हूँ लिमिटेशंस देख के फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। जी जी, श्योर। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग मैम। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। हाँ, एक सवाल पूछना था कि हाँ, बोलिए। मतलब हाँ, एक पेशेंट में जैसे पीरियड्स आने के पहले 7-8 दिन स्पॉटिंग होते रहता है, और फिर बाद में कभी मतलब पीरियड्स आने के लिए टैबलेट्स लेने पड़ते हैं या कभी कभी आ जाता है, लेकिन वो हमेशा परेशान रहते हैं। 8-10 दिन पीरियड्स स्पॉटिंग होते रहता है, तो ऐसे केसेस में क्या विचार करते हैं या दवाई क्या देते हैं? एज क्या है? 38, अराउंड 40 है। 40 है। पहले कैसा रहता था उसका पीरियड? ये तो 2-3 साल से उसका ऐसे ही कुछ पीरियड्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पेरीमेनोपॉजल में एंटर कर रही है पेशेंट आपकी ना? DNC भी किया था, बता रही थी वो तो। पेरीमेनोपॉजल उसमें एंटर कर रही है, उसकी प्रकृति चेक करो, है ना? प्रकृति तो कब प्रकृति है वैसे। हाँ, ओबेसिटी भी बढ़ रही है थोड़ी। पेरीमेनोपॉजल में एंटर कर रही है, ओबेसिटी बढ़ना चालू हो जाएगी। कब प्रकृति है तो उसके सारे सिम्टम्स चालू हो जाएंगे, मेनोपॉज वाले सिम्टम्स पेशेंट में, या इजीली वेट गेन हो जाएगा, ये सारे दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उस हिसाब से आप उस लाइन पे चलिए, पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल की लाइन पे चलिए उसको। लेकिन मुझे 10 बज रहा है और मैम बहुत सारे आपने बड़े बहुत ही सरल उसमें आपने इतने बड़े कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, और हम सारे जितने भी स्त्री वैद्यगण हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हम लोग बहुत ज्यादा आज हम लोग को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। मैम बस एक बात और पूछना था, मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन। कामनी मैम को बहुत बहुत नमस्ते मैम, आज आप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी। नमस्ते मैम। मैं बस ये पूछना चाह रही थी, जो आप अभी बता रहे थे कि स्थापन बस्ती और जो मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती का एक छोटा सा शेड्यूल अगर आप हम लोग को सबको बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा वाला मैडम? मैम जो आप लोग बता रहे थे कि अभी हमने एम्स में डिसाइड किया है हम लोगों ने कि इस तरह से वो वीडियो आपको ना ग्रुप में डालती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेशन को इतना अच्छी तरह से किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। काफी जूम में भी 100 से अधिक लोग यहाँ ज्वाइन किए हुए थे, और फेसबुक में भी लगभग इतने ही लोग देख रहे थे, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मैडम। जोशी सर, अभी तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न रह गए। हाँ, नहीं तो आएंगी ना मैडम, तो हमारे व्हाट्सएप में ही है वो तो।
अच्छा, मैंने कहा अभी तो रूबरू है तो पूछने देते हैं बाकी लोग। को मैम थक तो लगातार नहीं गए? जवाब दे रही है ना, अच्छा तो लगा। नहीं थकी मैं, नहीं थकी। नहीं थके ना, तो करे वो ऐसा है कंटिन्यू तो मैम। नहीं थके तो आप कर सकते हैं, मैं तो होस्ट बना देता हूँ मैडम को। आज बहुत एक्चुअली क्या इतना नॉलेजेबल है ना, और वो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो वर्षों में नहीं हुए, तो इसलिए नहीं मन कर रहा कि सेशन बंद किया जाए, इसलिए हाँ बोल जी, रही थी। बिल्कुल मैम। इसको हम मैं फिर पूछ यूट्यूब लूं? पे भी, जिन लोगों ने मिस हुआ है लेक्चर, वो यूट्यूब पे कल आप इसको देख सकते हैं। मैं यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर कर दूंगा। मैम लास्ट प्रश्न पूछ लूं एक मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए मैम। वेलकम। मैम जोशी जी, रोज आप लोगों के जोशी साथ जी, आने आप वाली इतने हूँ। चलो बहुत बढ़िया। जोशी मैम जी, लास्ट आप इतने क्वेश्चन। लोगों को इकट्ठा किए हो, तारीफ तो आपकी भी उतनी होंगी जितनी मैडम के चेहरे की स्माइल दिख रही है। जोशी जी, आपके प्रति भी तो मैम ठीक मेरी है, हाँ, 32 बहुत बहुत इयर्स धन्यवाद ओल्ड पे मैडम। हम सेशन को बंद करते हैं। शुभ अच्छा रात्रि आप सभी। कर रहे हैं मैम बंद। चलो कल बात कर थैंक लूंगी यू। मैं पर्सनल। ओके मैम, गुड नाइट, बाय। ओके, थैंक गुड यू। नाइट जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक मैडम, गुड नाइट। यू थैंक यू।